हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेक्चर्स बाय परी मलिक। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होगी, आपको पसंद आई होगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से कमेंट करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, जिसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे, वो रहेगा किडनी फेलियर। आज हम किडनी फेलियर के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे कि किडनी फेलियर जो है वो क्या है, कितने टाइप्स का होता है। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारी डेफिनेशन किडनी फेलियर की। तो किडनी जो वर्ड है, किडनी को हम रीनल भी बोलते हैं, किडनी को हम रीनल भी बोलते हैं। रीनल वर्ड जो है वो भी किडनी के लिए ही यूज किया जाता है। तो इसको हम किडनी फेलियर भी बोल सकते हैं, इसको हम रीनल फेलियर भी बोल सकते हैं, इसको हम रीनल इनसफिशिएंसी भी बोल सकते हैं। तो होता क्या है किडनी फेलियर के अंदर या रीनल फेलियर के अंदर, कि इसमें यह होता है कि ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसके अंदर जो हमारी किडनीज होती है ना, वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करती है। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसके अंदर जो हमारी किडनीज होती है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करती है। इसको हम बोलते हैं किडनी फेलियर। अब फॉर एग्जाम्पल, किडनी का काम क्या है? किडनी का काम होता है कि बॉडी का जो भी वेस्ट होता है, बॉडी का जितना भी वेस्ट होता है, उस सारे वेस्ट को किडनी के थ्रू हमारी बॉडी से एक्सक्रीट करना, किडनी के थ्रू हमारी बॉडी से एक्सक्रीट करना, ये काम होता है इसमें। किडनी का यही सारा काम होता है कि जो भी वेस्ट है हमारी बॉडी से, उस सारे वेस्ट को बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना, जो भी वेस्ट है उसको हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना, ये काम होता है किडनी का। ठीक है, तो जैसे कि अब मैंने बताया कि जैसे कि मान लो ये हमारी किडनीज है, ये हमारी किडनीज है। अब इस किडनी का काम ये होता है कि हमारे ब्लड में, हमारी बॉडी में जितना भी वेस्ट होता है ना, उस वेस्ट को हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना है। एक्सक्रीट आउट करने का मतलब होता है बाहर निकालना। तो बाहर निकालने का काम जो होता है ना, वो किडनी का होता है। ठीक है, वेस्ट कैसे बाहर निकालेगी? तो यूरिन की फॉर्म में। ठीक है, जो यूरिन होता है, जो हम यूरिन पास आउट करते हैं, यूरिन के फॉर्म में ये क्या करती है, बॉडी का जितना भी वेस्ट होता है उस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालती है। अब अगर किडनी फेल हो जाए, अब ये जो किडनीज है, अगर किडनी जो है वो फेल हो जाए, तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा, किडनी का काम था वेस्ट को बाहर निकालने का, किडनी का काम है वेस्ट को बाहर निकालने का। तो अगर किडनी फेल हो जाएगी तो ये जो वेस्ट है, ये वेस्ट बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा। तो वेस्ट बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा तो इससे क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट का लेवल बढ़ेगा। वेस्ट का लेवल हमारी बॉडी में बढ़ेगा तो ये हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, जो अभी हम आगे चल के देखेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम जो है ये क्रिएट करेगा। तो बेसिकली एक छोटा सा मैं तुम्हें इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि क्या होता है। किडनी का काम होता है हमारी बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालने का, किडनी का काम होता है हमारी बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालने का। अगर किडनी फेल हो जाएगी तो इसका मतलब ये है कि बॉडी से जो वेस्ट है वो वेस्ट बाहर नहीं निकलेगा। इसका मतलब हमारे ब्लड के अंदर वेस्ट बढ़ेगा। अगर वेस्ट बढ़ेगा तो कोई ना कोई हमें प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करेगा। ठीक है, तो ये होता है इसके अंदर। तो इसमें होता क्या है, रिडक्शन इन द एक्सक्रीटरी। एक्सक्रीटरी मैंने बताया, जैसे इसका काम है यूरिन का एक्सक्रीशन करना। तो किडनी फेल होने की वजह से ये यूरिन का एक्सक्रीशन नहीं करेगा, तो जो एक्सक्रीशन है उसमें रिडक्शन हो जाएगी। उसके अलावा भी किडनी के बहुत सारे फंक्शन होते हैं। किडनी के फेल होने की वजह से किडनी अपना कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगी, जिसमें जो मेन फंक्शन होता है किडनी का वो होता है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। यूरिन का फॉर्मेशन जो है वो किडनी करती है। जो यूरिन का फॉर्मेशन होता है वो कौन करता है? वो किडनी करती है। तो ये सबसे मेन फंक्शन होता है किडनी का कि भाई वो यूरिन का फॉर्मेशन करती है। अब वो यूरिन के फॉर्मेशन का मतलब होता है कि बॉडी में जितना भी वेस्ट होता है उस वेस्ट को यूरिन के थ्रू बाहर निकालना। जो एक्सेस फ्लूइड है हमारी बॉडी के अंदर वो तो उसने यूरिन की फॉर्म में निकाला। उस यूरिन के अंदर जितना भी बॉडी का एक्स्ट्रा वेस्ट होता है, यूरिया है, क्रिएटिनिन है, वो सारा का सारा वो यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकालने का काम करती है। तो अगर किडनी फेल हो गई तो सबसे पहले तो क्या होगा, सबसे पहले तो जो यूरिन है, यूरिन की फॉर्मेशन नहीं होगी। सबसे पहले तो यूरिन की फॉर्मेशन नहीं होगी, यानी पेशेंट को यूरिन नहीं पास आउट होगा। अगर किडनी फेल होती है तो पेशेंट को यूरिन पास आउट नहीं होगा। इसका मतलब होता है पेशेंट को ओलिगोयूरिया होगा। ओलिगोयूरिया का मतलब होता है यूरिन का रिडक्शन होना, यूरिन का अमाउंट डिक्रीज होना। डिक्रीज इन यूरिन आउटपुट, यूरिन का अमाउंट डिक्रीज होना, उसको हम बोलते हैं ओलिगोयूरिया। तो जो किडनी है, अगर किडनी फेल हो जाती है तो वो यूरिन का फॉर्मेशन नहीं करेगी, यानी यूरिन का आउटपुट पेशेंट में कम होगा, पहली बात। दूसरी बात, उसकी बॉडी के अंदर वेस्ट बढ़ेगा, फ्लूइड बढ़ेगा, क्योंकि एक्सेस फ्लूइड जो है वो यूरिन के थ्रू बाहर निकलता है। लेकिन क्योंकि किडनी फेल हो गई है तो वो एक्सेस फ्लूइड को बाहर नहीं निकाल पाएगी, यानी बॉडी के अंदर फ्लूइड बढ़ेगा। अब वो फ्लूइड बढ़ने की वजह से क्या होता है कि जब बॉडी के अंदर फ्लूइड बढ़ता है ना, तो फ्लूइड के साथ साथ पेशेंट में उसका बीपी भी बढ़ता है।
पेशेंट, क्योंकि ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर फ्लूइड बढ़ेगा पेशेंट के अंदर तो उसका ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, क्योंकि फ्लूइड बढ़ने का क्या मतलब है कि जैसे कि मान लो ये ब्लड वेसल्स है हमारी और एक ये ब्लड वेसल्स है हमारी, ठीक है। इसमें नॉर्मल है, ये जो जितना नॉर्मल हमारा होना चाहिए, जो फ्लूइड नॉर्मल हमारी बॉडी में होना चाहिए उतना ही बॉडी का फ्लूइड है। तो नॉर्मल फ्लूइड जब होता है तब हमारा बीपी जो है वो नॉर्मल रहता है, जो कि क्या होता है 120/80, उस टाइम हमारा नॉर्मल रहता है। लेकिन क्योंकि अभी बॉडी जो है वो यूरिन पास आउट नहीं कर रही है तो बॉडी में फ्लूइड बढ़ रहा है। तो जब बॉडी में फ्लूइड बढ़ेगा, जितना ज्यादा फ्लूइड बढ़ेगा उतना ही ज्यादा प्रेशर से वो वेसल्स में से मूव करेगा, क्योंकि एक तो जब नॉर्मल फ्लूइड था तो जो हमारा फ्लूइड है वो नॉर्मली मूव कर रहा था वेसल्स में से, लेकिन जहां पर फ्लूइड पहले कम था वहां फ्लूइड अब बढ़ चुका है, फ्लूइड बहुत ज्यादा है। तो जितना ज्यादा, एक तो होता है कि नॉर्मल पानी जब हम टैप चालू करते हैं तो एक नॉर्मल पानी की कंसेंट्रेशन आती है, एक जब पानी बहुत तेजी से पास आउट करता है, तो तेजी से जब वो पास आउट करेगा पानी तो पानी का प्रेशर कितना ज्यादा होता है। तो सेम वही चीज है, जब फ्लूइड ज्यादा होता है तो उसका प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता है। तो इसीलिए जो फ्लूइड का मतलब क्या है, ब्लड ही है, क्योंकि फ्लूइड का मतलब यही होता है कि हमारे ब्लड वेसल्स में ब्लड भी ज्यादा है तो उतने ही ज्यादा प्रेशर से वो मूव करेंगे, इसीलिए प्रेशर भी ज्यादा होगा, ब्लड प्रेशर भी ज्यादा होगा। जितना ज्यादा फ्लूइड होगा उतना ज्यादा ब्लड प्रेशर भी होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जब किडनी फेल होती है तो उसकी वजह से एक तो यूरिन का अमाउंट कम हो गया, दूसरा बीपी बढ़ता है पेशेंट का। दो तरीके के होते हैं, एक्यूट और क्रोनिक, दो तरीके के होते हैं, एक्यूट और क्रोनिक। अगर हम एक्यूट और क्रोनिक की बात करें तो एक्यूट जो होता है ना वो सडनली होता है। एक्यूट किडनी फेलियर जो है ना ये सडनली डेवलप होता है, अचानक से पेशेंट की किडनी जो है वो काम करना बंद कर देती है, तो ये अचानक से देखने को मिलता है। तो इसमें पेशेंट का जो यूरिन आउटपुट है वो कम हो जाता है। जैसे मैंने बताया किडनी का काम है यूरिन को बनाने का, किडनी फेल हो गई तो यूरिन नहीं बनेगा। दूसरा क्या होता है कि जो ये फ्लूइड, एक्सेस फ्लूइड होता है ना, ये जगह जगह जाके हमारी बॉडी में डिपॉजिट होने लग जाता है, जिसकी वजह से लेग्स हो गए, एंकल्स हो गए, फीट हो गए, इसमें स्वेलिंग देखने को मिलती है, क्योंकि इन एरियाज में जो ये एक्सेस फ्लूइड होता है ये फ्लूइड जाके डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से इसमें स्वेलिंग देखने को मिलती है, पेशेंट में वीकनेस देखने को मिलती है, फटीक देखने को मिलता है, बीपी बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। हमेशा ध्यान रखना, बॉडी में अगर फ्लूइड ज्यादा है ना तो बीपी भी ज्यादा होगा। तो इस केस में अगर तुम्हें बीपी को कम करना है तो तुम क्या करोगे भाई? एक मैंने नॉर्मल से तुम्हें चीज बताई कि बॉडी में जो है क्या हो रहा है, जो यूरिन है, यूरिन जो है वो यूरिन पास आउट नहीं हो रहा। यूरिन पास आउट नहीं होने की वजह से बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है वो बढ़ा हुआ है, फ्लूइड बढ़ा हुआ है, फ्लूइड बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर बीपी भी बढ़ा हुआ है। तो अब इस केस में अगर तुम्हें बीपी को ठीक करना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? अगर बीपी को कम करना है तो क्या करना पड़ेगा? बीपी को अगर कम करना है तो ये फ्लूइड को कम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी बॉडी में यूरिन पास आउट नहीं हो रहा, कम पास आउट हो रहा है, इस वजह से हमारी बॉडी में फ्लूइड बढ़ रहा है। फ्लूइड बढ़ रहा है तो बीपी बढ़ रहा है। तो अगर बीपी को कम करना है तो बीपी को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फ्लूइड को कम करना पड़ेगा। फ्लूइड को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? पेशेंट को देते हैं डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स ऐसी ड्रग्स होती है जो यूरिन के अमाउंट को बढ़ाती है, ठीक है। तो फ्लूइड को बढ़ाने के लिए हम पेशेंट को क्या देते हैं? पेशेंट को हम देते हैं डायूरेटिक्स। ये डायूरेटिक्स क्या करती है? ये यूरिन के अमाउंट को इंक्रीज कर देती है, ताकि जितना भी एक्सेस फ्लूइड है वो बॉडी से बाहर निकले, और जैसे ही हमारी बॉडी में फ्लूइड का अमाउंट कम होगा वैसे ही हमारा जो बीपी होता है वो बीपी भी डिक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरी फिजियोलॉजी जो है बीपी और फ्लूइड की काम करती है, ठीक है। बॉडी में फ्लूइड बढ़ेगा तो बीपी बढ़ेगा, उसको कम करने के लिए हम डायूरेटिक्स दे देते हैं। डायूरेटिक ऐसी ड्रग्स होती है जो यूरिन के अमाउंट को बढ़ा देती है, यानी एक्सेस फ्लूइड को बॉडी से बाहर निकालने का काम करती है। तो जैसे ही बॉडी से फ्लूइड बाहर निकलेगा तो फ्लूइड बॉडी में कम होगा तो बीपी भी अपने आप कम हो जाता है। तो इस कंडीशन में हमें हाई ब्लड प्रेशर देखने को मिल रहा है, पेशेंट को कंफ्यूजन भी देखने को मिलता है। क्रोनिक की अगर मैं बात करूं सेम वही है, जितने भी हम टेस्ट करते हैं ब्लड के और यूरिन के वो एबनॉर्मल देखने को मिलते हैं। क्यों देखने को मिलते हैं? क्योंकि ब्लड के अंदर वेस्ट बढ़ा हुआ होगा, क्योंकि किडनी फेल होने की वजह से बॉडी से वेस्ट बाहर नहीं जाता, तो वेस्ट बढ़ा हुआ होता है। दूसरा स्वेलिंग देखने को मिलती है फेस में, हैंड में, फीट में, हेडेक देखने को मिलेगा, और हाई ब्लड प्रेशर देखने को मिलता है, ठीक है। तो रीनल फेलियर जो है मैंने तुम्हें बताया दो तरीका का है, एक्यूट एंड क्रोनिक। होता क्या है इसमें, किडनी जो है वो प्रॉपरली काम नहीं करती रीनल फंक्शन के अंदर। एक्यूट जो है ये सडनली होता है, लेकिन जो क्रोनिक होता है वो धीरे धीरे डेवलप होता है। सिम्टम्स भी मैंने तुम्हें बता ही दिए हैं, फ्लूइड ओवरलोड देखने को मिलेगा, हाइपरटेंशन देखने को मिलता है,
ओलिगूरिया मैंने तुम्हें बता दिया, यूरिन का अमाउंट कम हो जाना इज कॉल्ड ओलिगूरिया। एनयूरिया का मतलब होता है, ए फॉर होता है एब्सेंस, तो एनयूरिया का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ यूरिन, ठीक है, इसमें जो है वो यूरिन एब्सेंस होता है। क्रोनिक जो है मैंने बता दिया ये धीरे धीरे डेवलप होता है, और ट्रीटमेंट के लिए हमें इसमें डायलाइसिस करने पड़ते हैं। दो तरीके के होते हैं, हेमोडायलाइसिस और पेरिटोनियल डायलाइसिस। हेमोडायलाइसिस जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, जैसे ये हाथ है, हाथ के अंदर हम एक फिस्टुला बना देते हैं। फिस्टुला का मतलब होता है एक ऐसी, मतलब एक एरिया बना देते हैं जिससे कि हमारा ब्लड एंटर भी हो और बाहर में निकलेगा। जो हमारे ब्लड, जो हमारी बॉडी में इस वक्त ब्लड होगा, जिसको किडनी फेल हो रखा होता है, उसकी बॉडी में जो ब्लड होता है वो प्योर ब्लड नहीं होता, क्योंकि उसमें वेस्ट की क्वांटिटी ज्यादा होती है। तो डायलाइसिस के थ्रू क्या जाता है कि वो जो वेस्ट वाला ब्लड है ना उसको बाहर निकाला जाता है, और फ्रेश ब्लड जो प्योर ब्लड होता है उसको बॉडी में डाला जाता है, ठीक है। डायलाइसिस जो है एक आर्टिफिशियल किडनी की तरह काम करती है। डायलाइसिस के अंदर जो बॉडी ब्लड, जितना भी वेस्ट वाला ब्लड है उसको बॉडी से बाहर निकाला जाता है, और प्योर ब्लड जो है वो बॉडी के अंदर डाला जाता है। ये काम होता है डायलाइसिस का। तो हेमोडायलाइसिस में ऐसे हाथ पर हम फिस्टुला बना देते हैं, और पेरिटोनियल डायलाइसिस में जो हमारी पेरिटोनियल कैविटी होती है, एब्डोमेन के बाहर जो हमारी पूरी पेरिटोनियल कैविटी होती है उसके अंदर से हम करते हैं। उसके अंदर हम जो है ब्लड डालते हैं और वेस्ट को बाहर निकालने का काम करते हैं। एक्यूट रीनल फेलियर की अगर हम बात करें, एक्यूट रीनल फेलियर क्या होता है? एक्यूट रीनल फेलियर मैंने बताया, एक तो ये सडनली होता है। इसमें क्या होता है, सडनली जो किडनी के फंक्शंस होते हैं उनका लॉस हो जाता है, अचानक से किडनी काम करना बंद कर देती है। लेकिन ये रिवर्सिबल कंडीशन है, ये ठीक हो सकती है। जैसा मैंने बताया था, दो है एक्यूट और क्रोनिक। जो एक्यूट किडनी फेलियर की कंडीशन होती है, इसमें सडनली जो किडनी के फंक्शन होते हैं, सडनली किडनी काम करना जो है वो बंद कर देती है, लेकिन ये रिवर्सिबल कंडीशन है, ये ठीक हो सकती है। ठीक है, क्या है, एक्यूट है, रिवर्सिबल कंडीशन होती है, किडनी जो है वो अपने नॉर्मल फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाती इसके अंदर, लेकिन ये ठीक हो सकती है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं भाई कारण क्या है, एक्यूट रीनल फेलियर के कारण क्या है, किस वजह से किडनी अचानक से काम करना बंद कर देती है, तो तीन कारण है इसके। एक होता है प्री रीनल वाले कॉज आते हैं, फिर हमारे आते हैं इंट्रिंसिक कॉज, और एक आते हैं हमारे पोस्ट रीनल वाले कॉज। दो तीनों में मैं डिफरेंस अगर तुम्हें बताऊं, प्री रीनल का मतलब होता है किडनी को जो ब्लड सप्लाई जा रही है ना, किडनी को जो ब्लड सप्लाई जा रही है वो ब्लड सप्लाई में प्रॉब्लम हुई है, जिसकी वजह से किडनी को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिली और किडनी ने काम करना बंद कर दिया। ठीक है, जैसे ये हमारी किडनी है और ये हमारी किडनी को ब्लड सप्लाई जा रही है, कुछ ना कुछ जो है इस ब्लड सप्लाई में प्रॉब्लम हुई है, या तो इस वेसल के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है जिसकी वजह से जो किडनी है, किडनी को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही, क्योंकि किडनी को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, उसके लिए एनर्जी उसका ब्लड ही है। लेकिन अगर किडनी को ब्लड नहीं मिलेगा तो किडनी काम नहीं करेगी, किडनी को ब्लड नहीं मिलेगा, ब्लड इज लाइक अ फ्यूल फॉर किडनी। तो अगर किडनी को ब्लड नहीं मिलेगा तो किडनी जो है वो प्रॉपरली काम नहीं करेगी। तो प्री रीनल यानी ब्लड वेसल्स, जो ब्लड सप्लाई है किडनी की, वो कॉम्प्रोमाइज हुई है, जिसकी वजह से किडनी जो है उसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिली और किडनी ने काम करना बंद कर दिया। ये होता है प्री रीनल के अंदर। इंट्रिंसिक के अंदर ये होता है किडनी के अंदर ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है, जैसे ये पूरा स्ट्रक्चर है किडनी का। ठीक है, ये तो ब्लड सप्लाई है किडनी की। ठीक है, ये हमारी जैसे ये ब्लड सप्लाई, आर्टरीज है, ये वेन्स है। तो प्री रीनल में तो क्या हुआ, ये जो आर्टरीज और वेन्स है ना, इनके ब्लड सप्लाई में कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई है, या तो ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई जिसकी वजह से इसकी ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो गई है, या फिर इसमें कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है। इंट्रिंसिक में ये होता है कि जो ये हमारी किडनी है ना, इस किडनी के अंदर इंटरनल कोई डैमेज हुआ है जिसकी वजह से जो किडनी है वो अपना काम नहीं कर रही। ये होता है इंट्रिंसिक, मतलब किडनी के अंदर। ठीक है, इसको हम रीनल भी बोल देते हैं, इंट्रिंसिक भी बोल देते हैं, इसको हम रीनल भी बोलते हैं। प्री रीनल, रीनल और पोस्ट रीनल। तो रीनल के अंदर यह है कि किडनी के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से किडनी प्रॉपरली काम नहीं कर रही। पोस्ट रीनल का मतलब ये होता है किडनी तो ठीक है, किडनी के जो बाद वाले स्ट्रक्चर है प्रॉब्लम उसमें हुई है। ठीक है, किडनी तो ठीक है, किडनी के जैसे ये किडनी होती है ना, यहां से फिर हमारे निकलते हैं यूरेटर्स। ठीक है, ये हमारी यहाँ पे दोनों किडनियां होती है, यहां से निकलते हैं यूरेटर्स, यहां से निकलते हैं यूरेटर्स, और ये नीचे होता है हमारा यूरिनरी ब्लैडर। ये इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये दो किडनीज होती है, फिर ये हमारे होते हैं यूरेटर्स। तो इसके अंदर जो है यूरिन का फॉर्मेशन होता है, इसके अंदर यूरिन का फॉर्मेशन होता है, और ये ऐसे यूरेटर से होते हुए ये इस ब्लैडर के अंदर स्टोर होते हैं, और फिर ब्लैडर से यूरिथरा, ये होता है यूरिथरा, ये होता है हमारा यूरिथरा, ये होता है हमारा यूरिथरा। तो यूरिथरा से होते हुए ये हमारी किडनी से जो यूरिन है वो बाहर निकलता है। तो इसने ये बोला है पोस्ट रीनल के अंदर कि भाई किडनी दोनों ठीक है, किडनी ठीक है,
यहाँ आगे वाली चीजों में कोई ना कोई मसला हुआ है, यानी जो हमारे यूरेटर्स है ना उसमें कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन हुई है जिसकी वजह से यूरिन बाहर नहीं निकल रहा। अब जैसे मैंने बताया कि यूरिन यहाँ से फ्लो करके जाएगा, ये यूरेटर्स है, यूरिन यहाँ से फ्लो करके जाएगा, तो प्रॉब्लम जो है ना वो इन यूरेटर्स में हुई है जिसकी वजह से जो यूरिन है ना वो आगे जा ही नहीं रहा। तो ये वो पोस्ट रीनल किडनी के बाद वाले स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम हुई है। तो इसको हमने बोला है कि जो पोस्ट रीनल में प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, क्या बताया मैंने कि जैसे मान लो ये दोनों हमारी किडनीज हैं, ये हमारे यूरेटर्स हैं। ठीक है, दोनों साइड पे ये हमारे यूरेटर्स होते हैं। फिर ये यहाँ पे होता है हमारा यूरिनरी ब्लैडर और ये नीचे होता है हमारा यूरिथरा। ये यूरिनरी सिस्टम है। इसके अंदर किडनी जो है इसके अंदर यूरिन बनता है, बनने के बाद यूरेटर्स के थ्रू वो फ्लो होता है, यूरेटर्स के थ्रू फ्लो होके ये ब्लैडर में स्टोर होता है, ब्लैडर में स्टोर होके फिर ये यूरिथ्रा से बॉडी के बाहर चला जाता है। अब पोस्ट रीनल में किडनी ठीक है, पर प्रॉब्लम जो है वो इन स्ट्रक्चर्स में हुई है जिसकी वजह से यूरिन जो है वो बाहर नहीं जा रहा। जैसे मान लो अभी यूरेटर्स है, यूरेटर्स में ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है कोई ना कोई, या जो यूरेटर्स है उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन हो गई है, तो जो यूरिन है वो ब्लैडर में आ ही नहीं रहा, तो यूरिन जो है वो ब्लैडर में आएगा नहीं, तो बॉडी से बाहर भी नहीं निकलेगा। तो ये 3 कॉजेज होते हैं इसके। अगर एक एक करके हम फिर से देखें, प्री रीनल का मतलब होता है कि जो ब्लड सप्लाई है किडनी की वो कॉम्प्रोमाइज हो गई है। मान लो बॉडी में हेमरेज हुआ है, हाइपरीमिया हुआ है, शॉक में चला गया, डिहाइड्रेशन है, बर्न है, हार्ट फेलियर है, थ्रोम्बस बना है, एम्बोलिज्म बना है आर्टरीज के अंदर। थ्रोम्बस और एम्बोलिज्म का मतलब होता है, थ्रोम्बस का मतलब होता है कि जैसे कि ये आर्टरीज होती है ना, इस आर्टरी के अंदर यहाँ पे कोई क्लोट बन गया है, जो ब्लड सप्लाई जा रही है किडनी को, जो हमारी किडनी को ब्लड सप्लाई जा रही है, किडनी की ब्लड सप्लाई के अंदर जो वेसल्स है उसके अंदर कोई क्लोट बन गया। और एम्बुलस का मतलब होता है कहीं किसी और जगह पे क्लोट बना हुआ था, वो मूव करते हुए आया और वो आके जो हमारी रीनल आर्टरी होती है, रीनल आर्टरी के अंदर आके उसने ऑब्स्ट्रक्शन कर दी। थ्रोम्बस जो है ना वो बनता भी इसी जगह पर है और यही ब्लॉक करता है, बट जो एम्बुलस होता है ना, एम्बुलस कहीं और बना हुआ होता है, वो वहां से मूव करके आता है और आके यहाँ आर्टरी को ब्लॉक कर देता है। इसको हम बोलते हैं एम्बुलस। तो किसी भी कारण की वजह से हो क्या रहा है, किडनी की जो ब्लड सप्लाई है वो कॉम्प्रोमाइज हो गई है, ये आता है प्री रीनल के अंदर। इंट्रा रीनल में मैंने बताया प्रॉब्लम जो है वो किडनी के अंदर ही है। मान लो किडनी में कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, ठीक है, पाइलोनेफ्राइटिस, किडनी में कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन हो गई है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है, जैसे ये हमारे नेफ्रॉन्स होते हैं, ठीक है, ये जैसे ये हमारे यहाँ पे किडनी के अंदर जो है वो नेफ्रॉन्स होते हैं। ये नेफ्रॉन जो है ये फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, ये जो नेफ्रॉन्स होते हैं ये फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। तो जैसे ये जो है इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ये करता है फिल्ट्रेशन का काम। जो भी चीज आती है ना वो सारी इसी के अंदर से फिल्टर होके जाती है। तो ये जो ग्लोमेरुलस है इसके अंदर मान लो कोई इन्फ्लेमेशन हो गई है जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन हो ही नहीं रहा है, तो ये होता है इंट्रारीनल के अंदर। पोस्ट रीनल का मतलब मैंने बताया किडनी के अलावा बाहर वाले जो स्ट्रक्चर है, जैसे रीनल पेल्विस हो गया, या एक्सटर्नल यूरिथ्रल ओपनिंग का मतलब होता है जैसे ये किडनी का जो स्ट्रक्चर था, जैसे कि पीछे ये जो है यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक आगे जो भी यूरेटर है, जो भी यूरेथ्रा है, उनके अंदर प्रॉब्लम हुई है। जो भी यूरेटर है, यूरिथ्रा है, उनके अंदर ओपनिंग हो रखी है, कोई भी स्टोन है अंदर, ट्यूमर है अंदर। बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड का मैं बताती हूँ अभी। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो कहाँ पर होती है, जैसे कि ये मैंने बताया ना, ये 2 यूरेटर होते हैं हमारे जो किडनी से निकलते हैं। ये जो 2 यूरेटर्स होते हैं हमारे, जैसे कि ये हमारी किडनी से निकलते हैं, तो यहाँ इनके बाहर यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होती है बीचों बीच इनके, और ये फिर आगे जाके इनके ब्लैडर प्रेजेंट होता है, अभी बताती हूँ मैं। तो इन सब की वजह से क्या हो रहा है, यूरिन का ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो जो है यूरिन में ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, और जो यूरिन होता है वो बैक फ्लो कर रहा है, आगे नहीं जा रहा है। देखो जैसे अब ये देखो, ये तो हो गया पाइलोनेफ्राइटिस की वजह से, ठीक है, पाइलोनेफ्राइटिस की वजह से, यानी किडनी के अंदर ही इन्फ्लेमेशन हो गई है जिसकी वजह से किडनी यूरिन को फिल्टर नहीं कर रही, यूरिन का फॉर्मेशन नहीं कर रही है। ये हो गया ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ये हमारे नेफ्रॉन्स होते हैं, ये देखो, ये जैसे ये हमारा नेफ्रॉन है, तो ये हमारा ग्लोमेरुलस है, इसके अंदर कोई ना कोई इन्फ्लेमेशन हो गई है, इसका काम होता है फिल्ट्रेशन करना। तो ये जो हमारे ग्लोमेरुलस होते हैं इनके अंदर कोई ना कोई इन्फ्लेमेशन हो गई है जिसकी वजह से ये काम नहीं कर रहे हैं। ये होता है, देखो ये हमारा यहाँ पे है ब्लैडर, ये हो गया हमारा ब्लैडर, और ये ब्लैडर के नीचे ये होता है यूरिथ्रा। यूरिथ्रा के यहाँ पे दोनों जगह पे प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होती है, यूरिथ्रा के यहाँ पे दोनों जगह पे प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होती है। तो अगर इन प्रोस्टेट ग्लैंड की इनलार्जमेंट हो जाए, जैसे कि ये हो गई है, तो क्या होगा, जो यूरिथ्रा है वो पतला हो गया ना। पहले यूरिथ्रा जो है वो इतना मोटा था, पहले जो यूरिथ्रा है वो इतना मोटा था, लेकिन क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड की इनलार्जमेंट हो गई तो देखो यूरिथ्रा कितना पतला हो गया। तो क्या अब इसमें से यूरिन बाहर जा पाएगा, और जाएगा तो कितना कम यूरिन जाएगा। एक तो इसमें से यूरिन जा रहा था तो नॉर्मल क्वांटिटी में जा रहा था, एक इसमें से जो
यूरिन पास आउट होगा वो कितना कम पास आउट होगा। तो ये प्रॉब्लम जो है ये पोस्ट रीनल में आती है। किडनी तो ऊपर रह गई, किडनी से फिर यहाँ पे ये यूरिथ्रा निकलते हैं दोनों तरफ से, और ये जाके ये इसमें ब्लैडर में जो है खुलते हैं। ब्लैडर के नीचे हमारे यूरिथ्रा प्रेजेंट होता है, और यूरिथ्रा के ऊपर जो है वो हमारे ये प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ये है नॉर्मल कंडीशन, ये वाली नॉर्मल कंडीशन है। तो बीपीएच, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी, जो ये वाला कोज है ना बीपीएच, ये बीपीएच बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी, इसमें क्या हुआ कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है इसकी हाइपरट्रॉफी, हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है साइज बढ़ जाना। तो इसका साइज जो है वो इतना बढ़ जाता है कि ये जो हमारा बीच वाला यूरिथ्रा है ना ये भी ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। यानी एक तो ये नॉर्मल इतना साइज था, एक बाहर वाला साइज बढ़ेगा तो ये बिल्कुल इतना सा हो जाता है, ठीक है। तो इसमें जो फिर यूरिन है वो कम जाता है। तो इस वजह से ये हमें इसमें कोजेस देखने को मिलते हैं। फेजेस की बात करते हैं कि जब रीनल फेलियर देखने को मिलता है तो क्या क्या फेजेस में सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलते हैं। इनिशियल फेज होती है, इनिशियल फेज में क्या होता है कि जो रीनल डैमेज है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। रीनल डैमेज इसमें स्टार्ट होता है तो जो बच्चा होगा वो एसिम्टोमेटिक होगा। इस इनिशियल फेज में सिम्टम्स नहीं आते, रीनल डैमेज होना शुरू हो गया है, सिम्टम्स नहीं आते। फिर आती है ओलिक यूरिक फेज। अब ये वो फेज है जब हमारे यूरिन का अमाउंट जो है वो कम हो रहा है किसी भी कारण से। जो हमारी किडनी है, किडनी को ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही जिसकी वजह से वो काम नहीं कर रही, या फिर किडनी के अंदर इन्फ्लेमेशन हो गई जिसकी वजह से वो काम नहीं कर रही, या किडनी तो बना रही थी लेकिन किडनी के आगे वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है जिसकी वजह से यूरिन आगे तो फ्लो कर नहीं रहा, वापस पीछे बैक फ्लो कर रहा है, आगे फ्लो नहीं कर रहा क्योंकि आगे ऑब्स्ट्रक्शन हो रखी है तो बैक फ्लो कर रहा है, उसकी वजह से हो सकता है। तो किसी भी कारण की वजह से क्या हो रहा है, पेशेंट के अंदर ओलिक यूरिक स्टेज देखने को मिलती है। पहले होती है इनिशियल स्टेज जिसमें सिम्टम्स जो है वो नहीं आ रहे हैं, रीनल डैमेज शुरू हो चुका है। फिर आती है ओलिक यूरिक स्टेज। ओलिक यूरिक स्टेज के अंदर जो यूरिन आउटपुट होता है वो कितना हो जाता है, लेस देन 400 ml, वो भी 24 घंटे में। नॉर्मल आउटपुट जो है ना वो 1500 ml होता है, और ओलिक यूरिया के अंदर 400 ml से भी कम हो जाता है। 24 घंटे के अंदर आदमी जो है ना वो सिर्फ 400 ml से भी कम यूरिन पास आउट करेगा। ड्यूरेशन 7 से 15 दिन तक ओलिक यूरिक फेज चलती है। अब इसमें क्या होगा जो मैंने पहले बताया, क्योंकि अब यूरिन का अमाउंट कम हो रहा है तो बॉडी में फ्लूइड बढ़ेगा, और बॉडी में फ्लूइड बढ़ने को हम बोलते हैं हाइपर वोलीमिया। हाइपर मतलब बढ़ना, वोलीमिया मतलब होता है फ्लूइड का। तो फ्लूइड बढ़ेगा तो मैंने बताया भाई हाइपरटेंशन यानी बीपी बढ़ेगा। हाइपरटेंशन का मतलब क्या होता है, इंक्रीज इन बीपी बढ़ेगा, ठीक है। हाइपरटेंशन का मतलब होता है बीपी बढ़ेगा। उसके अलावा अडीमा मैंने बताया क्योंकि फ्लूइड ज्यादा है तो वो जगह जगह जाके डिपॉजिट हो जाता है, क्योंकि फ्लूइड ज्यादा है तो जैसे हमारे एंकल्स में, हमारे फीट में वो फ्लूइड जाके डिपॉजिट हो जाएगा और वहां स्वेलिंग कर देगा। स्वेलिंग को हम अडीमा बोलते हैं। मोटापा हो जाएगा, अडीमा हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी। अब क्योंकि हमारी बॉडी से वेस्ट बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि जो वेस्ट होता है वो यूरिन से बाहर निकल रहा था और यूरिन तो बन ही नहीं रहा, यूरिन तो इतना कम बन रहा है, तो हमारी बॉडी में वेस्ट बढ़ेगा। और जो यूरिन के अंदर वेस्ट होता है वो होता क्या है, यूरिया, क्रिएटिनिन, ये होता है वेस्ट। तो बॉडी के अंदर यूरिक एसिड बढ़ेगा, बॉडी के अंदर क्रिएटिनिन बढ़ेगा, बॉडी के अंदर यूरिया बढ़ेगा, इलेक्ट्रोलाइट्स बढ़ेंगे, ये सारी चीजें बढ़ेंगी क्योंकि ये सारी चीजें जो है ना यूरिन से ही, यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकलती है। तो क्योंकि अब यूरिन का अमाउंट कम है तो ये सारी चीजें भी बॉडी में बढ़ेगी, और ये वेस्ट है, यूरिक एसिड वेस्ट है, क्रिएटिनिन वेस्ट है, यूरिया वेस्ट है, इन सब का हमारी बॉडी में कोई काम नहीं है। अगर ये चीज हमारी बॉडी में बढ़ रही है तो ये कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, इनका बॉडी से बाहर निकलना जरूरी होता है। जैसे कि यूरिक एसिड है, क्रिएटिनिन है, यूरिया है, इनका बॉडी से बाहर निकलना जरूरी होता है। ये वेस्ट है, ये यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकलते हैं, लेकिन क्योंकि किडनी फेल हो गई है प्लस यूरिन का अमाउंट इतना कम है तो ये बॉडी के अंदर इनका लेवल जो है वो बढ़ेगा। उसके अलावा कैल्शियम भी कम होगा। कैल्शियम क्यों कम होगा, क्योंकि किडनी जो होती है ना, किडनी का एक काम और होता है, मैंने डेफिनेशन में बताया था रेगुलेटरी फंक्शन। किडनी का एक काम होता है, ये जो किडनी होती है ना, ये किडनी विटामिन डी को एक्टिवेट करने का भी काम करती है। ये जो किडनी होती है, ये विटामिन डी जो होता है, विटामिन डी जो हमें सनलाइट से मिलता है, ये इस विटामिन डी को एक्टिवेट करने का काम करती है, ठीक है। सनलाइट तो हमारे ऊपर पड़ी, लेकिन जो किडनी होती है ना वो विटामिन डी को एक्टिवेट करने का काम करती है। और विटामिन डी जो है वो बॉडी में कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी होता है। जैसे कि हम दूध पी रहे हैं या हम जो भी कैल्शियम का इंटेक कर रहे हैं, वो कैल्शियम अगर विटामिन डी नहीं है ना तो वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा, वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो कैल्शियम के लिए विटामिन डी का होना जरूरी होता है, कैल्शियम के लिए विटामिन डी का होना जरूरी होता है। तो क्योंकि किडनी जो है, मैंने बताया किडनी का काम होता है विटामिन डी को एक्टिवेट करने का। अब किडनी जो है वो काम नहीं करेगी तो विटामिन डी एक्टिवेट नहीं होगा, विटामिन डी एक्टिवेट नहीं होगा तो बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो पेशेंट की बॉडी में हमें कैल्शियम की कमी देखने को मिलेगी, यानी हाइपोकैल्शीमिया। हाइपो मतलब डिक्रीज, कैल्शीमिया मतलब कैल्शियम का लेवल, ईमिया मतलब ब्लड के अंदर। तो हाइपो मतलब डिक्रीज,
कैल्शियम ईमिया मतलब होता है ब्लड में, तो हाइपोकैल्शीमिया, ब्लड में कैल्शियम का लेवल हमें कम देखने को मिलेगा। और क्योंकि यहाँ पे यूरिक एसिड बढ़ रही है, किडनी के अंदर बाइकार्बोनेट बढ़ेंगे, जिसकी वजह से पेशेंट में मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा, क्योंकि यूरिक एसिड भी एक एसिड होता है, साथ में किडनी जो है वो बाइकार्बोनेट भी बनाती है जो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। लेकिन क्योंकि इसमें यूरिन कम है तो बाइकार्बोनेट भी बॉडी के अंदर बढ़ेगा और पेशेंट में कौन सा एसिडोसिस देखने को मिलता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलता है। तो ये सारे सिम्टम्स हमें जो है ओलिगोयूरिक की स्टेज में देखने को मिलेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। सबसे पहले तो क्योंकि यूरिन का अमाउंट कम है तो बॉडी में फ्लूइड बढ़ेगा, हाइपरवोलेमिया, फ्लूइड बढ़ेगा तो बीपी बढ़ेगा, हाइपरटेंशन। अब फ्लूइड बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं जाके डिपॉजिट होगा तो एडिमा देखने को मिलेगा, बॉडी से वेस्ट बाहर निकलेगा नहीं तो बॉडी में वेस्ट बढ़ेगा, और वेस्ट मतलब होता है यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, यूरिया, ये सब बढ़ेंगे। अब जो किडनी होती है वो विटामिन डी को एक्टिवेट करने का काम करती है, क्योंकि लेकिन किडनी जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर रही है तो विटामिन डी भी एक्टिवेट नहीं होगा। विटामिन डी एक्टिवेट नहीं होगा तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, क्योंकि कैल्शियम का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो विटामिन डी की वजह से होता है, और क्योंकि विटामिन डी है ही नहीं, क्योंकि किडनी उसको एक्टिवेट कर ही नहीं रही है, तो कैल्शियम भी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो पेशेंट में हमें हाइपोकैलीमिया देखने को मिलेगा, हाइपोकैलीमिया। और उसके अलावा मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलता है। उसके अलावा जो हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, ऑब्वियसली जो यूरिन है जितना फिल्टर होना चाहिए था उतना फिल्टर हो ही नहीं रहा है, तो जो हमारा GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है वो भी क्या होगा, कम हो जाएगा। वेस्ट जो है बॉडी से रिमूव नहीं होगा तो यूरीमिया होगा। यूरीमिया का मतलब होता है जो यूरिया है वो ब्लड में, देखो जहां पर भी ये ईमिया वर्ड आता है ना, ईमिया का वर्ड होता है ब्लड में। किसी भी वर्ड के पीछे ईमिया लग गया ना, इसका मतलब है कि बात हो रही है कि ब्लड में उसका लेवल बढ़ रहा है या घट रहा है। तो यूरीमिया का मतलब होता है यूरिया ब्लड में यूरिया जो है वो देखने को मिलेगा। और न्यूरोटॉक्सिसिटी, यानी ये जो यूरिया होता है ना, ये वेस्ट जो है ये जाके हमारे ब्रेन में भी डिपॉजिट होते हैं। ये जो वेस्ट होता है, ये वेस्ट जो है जाके हमारे ब्रेन में डिपॉजिट होते हैं और ब्रेन में भी न्यूरोटॉक्सिसिटी करा देते हैं, ब्रेन में न्यूरोटॉक्सिसिटी करा देते हैं। डायूरेटिक वाली फेज आती है उसके बाद। तो ओलिगोयूरिक की फेज जब खत्म हो जाती है ना, तो उसके बाद फिर अगली फेज आती है डायूरेटिक फेज। इसमें यूरिन आउटपुट जो है वो बढ़ता है, ठीक है, इसमें यूरिन आउटपुट जो है वो बढ़ेगा। पहले इनिशियल आ गई, फिर ओलिगोयूरिक फेज आती है जो 15 दिन तक चलती है, उसके बाद डायूरेटिक फेज आती है, इसमें यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है और इसमें पोलीयूरिया देखने को मिलता है। पोली मतलब बहुत ज्यादा, यूरिया मतलब यूरिन, तो बहुत ज्यादा यूरिन पास आउट करेगा इंसान जो है, 4 से 5 लीटर एक दिन में यूरिन पास आउट करता है। ये हमारा 2 हफ्ते तक चलती है। अब इसमें सिम्टम सारे उल्टे हो जाएंगे। जो हमने ये वाली स्टेज पढ़ी, जो हमने ये ओलिगोयूरिक वाली स्टेज पढ़ी, इससे उल्टे सिम्टम उसमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि ओलिगोयूरिक में यूरिन की कमी थी, इसमें जो है यूरिन बहुत पास आउट हो रहा है। तो क्योंकि अब इसमें यूरिन ज्यादा पास आउट हो रहा है तो इसमें फ्लूइड की कमी होगी, तो इसमें देखने को मिलेगा हाइपोवोलीमिया। हाइपो मतलब होता है डिक्रीज, वोलीमिया मतलब फ्लूइड जो है वो कम होगा। तो क्योंकि बॉडी में फ्लूइड कम होगा तो हमें बाहर से उसको फ्लूइड एडमिनिस्टर करना पड़ेगा, तो हमें फ्लूइड रिप्लेसमेंट देनी पड़ेगी उसको। अब क्योंकि फ्लूइड कम हो है तो मैंने बताया हाइपोटेंशन होगा, बीपी कम होगा, और हाइपोनेट्रीमिया का मतलब है सोडियम का लेवल कम होगा। तो ऑब्वियसली फ्लूइड जो है वो जो फ्लूइड होता है ना, फ्लूइड जैसे बढ़ता है ना तो वैसे सोडियम भी बढ़ता है। मतलब एक तरह पानी का प्यार है सोडियम के साथ, अगर पानी बढ़ेगा तो सोडियम बढ़ेगा, पानी घटेगा तो सोडियम घटेगा, ये भी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर फ्लूइड कम होगा तो सोडियम भी कम होगा, फ्लूइड बढ़ेगा तो सोडियम भी बढ़ेगा। तो ये तीनों बीपी, फ्लूइड और सोडियम ये इकट्ठे चलते हैं। फ्लूइड बढ़ा तो बीपी भी बढ़ा, सोडियम भी बढ़ा, फ्लूइड घटा, बीपी घटा, सोडियम घटा, ये इस तरीके से काम करते हैं। तो अगली हमारी डायूरेटिक फेज थी, 2 हफ्ते तक चलेगी। हाइपोवोलीमिया देखने को मिलेगा, हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा और हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद में ये जो है धीरे धीरे दोबारा से नॉर्मल, ये अब वो स्टेज आ गई ना, एक्यूट फेज पढ़ रहे हैं हम। एक्यूट फेज मैंने बताया वो अपने आप ठीक हो जाती है, उसमें अचानक से अटैक आ जाते हैं लेकिन वो रिवर्सिबल है। तो ये ना अब रिकवरी स्टेज स्टार्ट हो गई। यहाँ पर ओलिगोयूरिक फेज आई थी, यहाँ पे ओलिगोयूरिक फेज आई थी, अब इसमें जो सिम्टम दिखाने थे दिखा दिया। अब यहाँ से ना धीरे धीरे वो ठीक होने की कोशिश कर रही है, इसीलिए अब आई डायूरेटिक फेज, जिसमें यूरिन जो है वो दोबारा से निकलना शुरू हो गया अपना, धीरे धीरे ही होता है ये। अब इसमें पेशेंट में डिहाइड्रेशन ऑब्वियसली देखने को मिलेगी, क्योंकि बॉडी में फ्लूइड की कमी है तो डिहाइड्रेशन देखने को मिलती है। और क्योंकि यूरिन इतना ज्यादा पास आउट होता है कि पेशेंट के अंदर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखने को मिलते हैं, तो हमें ऊपर से
फ्लूइड उसको इंसर्ट करना पड़ता है। फिर आती है हमारी रिकवरी फेज। इसको रिकवरी फेज को कुछ महीनों से कई साल लग जाते हैं। इसमें फिर हमारे जो नेफ्रॉन्स है वो नॉर्मल हो जाएंगे, यूरिन आउटपुट जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको ट्रीट ना करें तो हमें फ्लूइड ओवरलोड देखने को मिलेगा, ओलिग्यूरिक वाली स्टेज। अगर ठीक ना हो ये तो वो ओलिग्यूरिक तक ही रहेगा, वो आगे जाएगा ही नहीं। तो फ्लूइड जो है वो बढ़ता रहेगा। अगर इसकी रिकवरी स्टार्ट नहीं होगी तो वो ओलिग्यूरिक वाली स्टेज ही रहती है। इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस देखने को मिलता है, यूरीमिया देखने को मिलता है, पेशेंट कोमा में भी जा सकता है अगर हम इसको ट्रीट नहीं करेंगे। अगर एक्यूट रीनल फेलियर को ट्रीट ना किया जाए तो ओलिग्यूरिक वाली स्टेज तक ही होता रहेगा, वो आगे उसका फ्लूइड ओवरलोड होता रहेगा, ब्लड में यूरिया का लेवल बढ़ता रहेगा और पेशेंट कोमा में भी जा सकता है वेस्ट की वजह से। क्या क्या साइंस होते हैं कि भाई पेशेंट जो है वो किडनी फेलियर की तरफ जा रहा है? तो एक तो पेलनेस देखने को मिलती है, पेशेंट में पेलनेस मतलब पीला पीला देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर। उसके अलावा स्किन में डिस्कलरेशन देखने को मिलेगी, हाइपर पिगमेंटेशन, इस तरीके से पैचेस देखने को मिलते हैं। पिटैची मतलब होता है स्किन रैशेस देखने को मिलेंगे, स्क्रैच मार्क्स देखने को मिलते हैं और स्किन जो है वो ड्राई देखने को मिलती है। पैथोफिजियोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो जो भी इसके रीजंस है, इटियोलॉजिकल कॉजेज जितने भी मैंने तुम्हें बताए, उनकी वजह से क्या क्या हो रहा था। मान लो मैंने बताया कि जो हमारी किडनीज है किडनी की ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हुई है, यानी जो किडनी है इसके अंदर वेसो कंस्ट्रिक्शंस, जो इसकी वेसल्स है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई है। वेसल्स जो है, नॉर्मल वेसल्स जो है वो इतनी मोटी होती है लेकिन वो पतली हो गई है, इतनी पतली मतलब कंस्ट्रिक्ट हो गई है। तो क्या जितना ब्लड इसमें से जा रहा था उतना ही ब्लड इसमें से जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि ये पतली हो गई है, ये कंस्ट्रिक्ट हो गई है, तो इसमें से कम ब्लड जाएगा। तो रीनल वेसो कंस्ट्रिक्शन, क्योंकि जो हमारी रीनल की जो किडनी की वेसल्स है, किडनी की ये जो ब्लड वेसल्स है, इसके अंदर कंस्ट्रिक्शन हो गई है, तो इसकी वजह से क्या होगा, किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगी। तो किडनी के अंदर जो हमारा फिल्ट्रेशन, जितना फिल्टर उसको करना चाहिए था उतना फिल्टर वो नहीं करेगा, यानी फिल्ट्रेशन रेट जो है वो कम हो रहा है। अब क्योंकि यूरिन इतना बाहर नहीं निकल रहा तो बॉडी के अंदर तो फ्लूइड बढ़ रहा है ना, तो सोडियम और वाटर की होती है बॉडी के अंदर रिटेंशन। मैंने बता दिया पानी का प्यार किसके साथ है भाई, सोडियम के साथ है, ठीक है। तो हमारी बॉडी में फ्लूइड की रिटेंशन हो रही है, मतलब H2O, वाटर को बोलते हैं, H2O की रिटेंशन होती है, इसके साथ साथ सोडियम की भी रिटेंशन का मतलब होता है बॉडी में कहीं ना कहीं रिटेन होगा, कहीं ना कहीं जाके डिपॉजिट होगा, फ्लूइड जो है वो कहीं ना कहीं जाके डिपॉजिट होगा और वो क्या कोज करेगा, अडीमा कोज करेगा। तो इस वजह से अडीमा देखने को मिलेगा, ठीक है। क्यों देखने को मिल रहा है अडीमा? हमारी जो किडनी की जो वेसल्स है उसके अंदर कंस्ट्रिक्शन हो गई है, जिसकी वजह से किडनी को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, तो किडनी जो है वो प्रॉपरली फिल्ट्रेशन नहीं करेगी। किडनी का जो फिल्ट्रेशन रेट होता है वो हो जाएगा कम। किडनी जो है वो फिल्टर नहीं करेगी तो बॉडी में फ्लूइड बढ़ेगा। तो बॉडी के अंदर फ्लूइड बढ़ने का मतलब है कि जैसे ही बॉडी में फ्लूइड बढ़ेगा तो जो सोडियम और वाटर है वो कहीं ना कहीं जाके डिपॉजिट होंगे और अडीमा कोज करेंगे। अब मान लो आर्टरीज में कॉन्स्ट्रिक्शन हो गई है, ये तो इसने बताया वेन्स में कॉन्ट्रिक्शन हुई है, वैसो कंस्ट्रिक्शन हुई है। जो किडनी के आर्टरीज है, अगर आर्टरीज में भी कॉन्स्ट्रिक्शन हो गई है तो क्या होगा, फ्लूइड बढ़ने की वजह से हाइपरटेंशन होगा, यानी बीपी भी बढ़ेगा, जैसे मैंने बता दिया। तो पेशेंट के अंदर सेम वही ओवरलोड देखने को मिलता है और सोडियम की रिटेंशन तो होती ही है। नेक्स्ट, अब जो नेफ्रॉन्स है, नेफ्रॉन्स जो है वो किडनी के अंदर होते हैं, नेफ्रॉन्स जो है वो किडनी के अंदर होते हैं। नेफ्रॉन्स जो है वो फंक्शनल यूनिट है किडनी की, किडनी का जितना भी काम होता है वो सब नेफ्रॉन करते हैं। किडनी के अंदर नेफ्रॉन होते हैं तो सारा काम जो है वो नेफ्रॉन्स करते हैं। तो अब क्योंकि ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं मिल रही है तो नेफ्रॉन जो है, नेफ्रॉन अपना काम करेंगे ही नहीं। नेफ्रॉन जो है वो क्या नहीं करेंगे, नेफ्रॉन जो है वो हाइड्रोजन आयन्स होते हैं किडनी के अंदर, उन हाइड्रोजन आयन को बॉडी से बाहर नहीं निकाल पाएंगे। किडनी के अंदर हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोजन आयन जो है ना वो एसिड होते हैं, हाइड्रोजन आयन जो है वो एसिडिक होते हैं। तो किडनी के अंदर हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होते हैं, तो किडनी क्योंकि प्रॉपर काम नहीं कर रही है तो ये जो हाइड्रोजन आयन होते हैं ये बॉडी से बाहर नहीं निकलेंगे, यानी बॉडी के अंदर एसिड बढ़ेगा, तो पेशेंट के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा, क्योंकि एसिड का लेवल जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि किडनी फेल हो चुकी है। तो किडनी जो है वो इन हाइड्रोजन आयन को बॉडी से बाहर नहीं निकाल पाएगी। नेक्स्ट, हमारे जो भी आरबीसी है, टिश्यूज है, वो सब डैमेज होंगे। ऑब्वियसली जो किडनी है, जब किडनी को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो किडनी के अंदर जितने भी टिश्यूज है, आरबीसी है, वो सारे डैमेज हो जाएंगे। एनर्जी नहीं मिलेगी तो मर जाएंगे सारे, तो ये सारे डैमेज हो जाते हैं। जो हमारा सोडियम और पोटेशियम का एक्सचेंज है ये भी सारा डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, पोटेशियम ओवरलोड देखने को मिलेगा और हाइपरकैलेमिया देखने को मिलेगा। सिंपल सा याद रखो भाई, यूरिन आउटपुट ही कम हो रहा है, यूरिन प्रॉपर निकल ही नहीं रहा है, तो बॉडी के अंदर पोटेशियम का लेवल भी बढ़ेगा, क्योंकि वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल ही नहीं रहा, तो बॉडी में पोटेशियम का भी लेवल बढ़ता है और हाइपरकैलेमिया देखने को मिलता है। टेस्ट की अगर हम बात करें तो भाई हिस्ट्री लेंगे प्रॉपरली, अच्छे से पेशेंट का यूरिन एग्जामिनेशन करते हैं, भाई जो वेस्ट है वो कितना बढ़ा हुआ है, वेस्ट में क्या क्या कितनी क्वांटिटी में बाहर निकल रहा है। ब्लड एग्जामिनेशन करेंगे कि पेशेंट को अनीमिया तो नहीं है, इससे यह पता लगेगा कि
किडनी फेल होने का कारण क्या है। अगर अनीमिया हुआ तो इसका मतलब ब्लड सप्लाई में प्रॉब्लम हुई है किडनी की। अगर क्रिएटिनिन, यूरिया, नाइट्रोजन बढ़े हुए मिले तो किडनी में प्रॉब्लम हो रखी है। सीबीसी वगैरह देख लेंगे, पीएच देख लेंगे। पीएच देखेंगे ये देखने के लिए कि भी पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस तो नहीं हुआ है। सोनोग्राफी करेंगे और रीनल की प्रॉपर बायोप्सी करते हैं। ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं तो मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं। सबसे पहले तो फ्लूइड एंड डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस करेंगे, क्योंकि मैंने बताया कि पेशेंट के अंदर हमें ओलिगयूरिया की स्टेज देखने को मिल रही थी। जो डायूरेटिक वाली स्टेज आती है वहां से तो रिकवरी स्टार्ट हो जाती है। ओलिगयूरिया वाली जब स्टेज होती है तब मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही बताया पेशेंट को हम देते हैं डायूरेटिक्स। डायूरेटिक क्या करता है, डायूरेटिक जो है वो यूरिन के अमाउंट को इंक्रीज करेगा। डायूरेटिक जो है वो यूरिन को इंक्रीज करता है, ठीक है। तो क्या होगा, जब यूरिन इंक्रीज होगा यानी बॉडी में जो भी एक्सेस फ्लूइड है वो सारा के सारा फ्लूइड जो है वो बॉडी से बाहर निकलना शुरू हो गया है। तो जहां भी फ्लूइड बिल्ड हुआ था ना, जिसकी वजह से स्वेलिंग हुई थी, वो स्वेलिंग भी कम होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। जैसे मान लो अब ये बॉडी है, अब यहाँ पे फ्लूइड इकट्ठा हो रखा है, यहाँ फ्लूइड इकट्ठा हो रखा है, तो जब हम डायूरेटिक देंगे ना तो यूरिन पास आउट होना शुरू हो जाएगा। तो ये जितना भी फ्लूइड यहाँ पे इकट्ठा हो रखा है ना, ये सारा बाहर निकल जाएगा बॉडी से। ये एक्सेस फ्लूइड जो भी था ये सारा बॉडी से बाहर निकल जाएगा और इन एरियाज में जहां भी स्वेलिंग हो रखी थी वो सारी के सारी स्वेलिंग जो है वो रिजॉल्व हो जाएगी। तो इसीलिए हम डायूरेटिक देते हैं। कभी भी बॉडी के अंदर अगर यूरिन का अमाउंट कम होता है तो हम डायूरेटिक दे देते हैं। यूरिन का अमाउंट कम है, यूरिन को हमें ज्यादा निकालना है तो डायूरेटिक दे दो। तो इससे क्या होगा, स्वेलिंग जो है वो, जो एक्यूट किडनी इंजरी की वजह से स्वेलिंग हो रही थी वो सारी स्वेलिंग जो है वो ठीक हो जाती है। डायूरेटिक के एग्जांपल दिए हैं क्लोरोथायाजाइड, विमिटानाइड। उसके अलावा हम पोटेशियम लोवरिंग ड्रग्स देंगे, क्योंकि मैंने बताया क्योंकि बॉडी से वेस्ट बाहर नहीं निकल रहा, बॉडी से फ्लूइड बाहर नहीं निकल रहा, बॉडी में यूरिन का अमाउंट कम है, तो बॉडी के अंदर पोटेशियम का लेवल बढ़ेगा। तो हमें ऐसी ड्रग्स देनी है जो पोटेशियम के लेवल को कम कर दे। तो हम एसिड दवाई देंगे, जैसे हम दे देंगे पोलिस्ट्रीन सल्फोनेट। ये क्या करेगी, ब्लड के अंदर पोटेशियम के लेवल को कम करेगी, क्योंकि वेस्ट बाहर नहीं निकल रहा, फ्लूइड बाहर नहीं निकलता, बॉडी के अंदर पोटेशियम का लेवल भी बढ़ता है। उसके अलावा मैंने बताया था हाइपोकैल्शियमिया भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो किडनी है वो किडनी जो है ये विटामिन डी को एक्टिवेट नहीं करेगी। विटामिन डी को एक्टिवेट नहीं करेगी तो कैल्शियम का लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो विटामिन डी होता है वही कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन करता है। और विटामिन डी को एक्टिवेट करने का काम किसका था, किडनी का था। किडनी काम नहीं कर रही, विटामिन डी एक्टिवेट नहीं हो रहा तो कैल्शियम भी नहीं बनेगा। तो हमें बाहर से कैल्शियम देना पड़ेगा पेशेंट को, ताकि उसका लेवल जो है वो ड्रॉप ना हो। तो पेशेंट को हमें डाइट में कैल्शियम लेने के लिए बोलना है। तो ये हो गया एक, तो हम उसको फ्लूइड और डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस में सबसे पहले तो डायूरेटिक दे देंगे ताकि जो भी एक्सेस फ्लूइड है वो फ्लूइड को बॉडी से बाहर निकाल सके। दूसरा हम पोटेशियम लोवरिंग ड्रग देंगे ताकि जो पोटेशियम बढ़ा है वो कम हो सके। और तीसरा बाहर से कैल्शियम देंगे ताकि पेशेंट को हाइपोकैल्शियमिया ना हो। उसका इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन करेंगे। डायलाइसिस करना पड़ सकता है, अगर बॉडी में वेस्ट बहुत ज्यादा हो तो डायलाइसिस करना पड़ सकता है ताकि बॉडी का सारा वेस्ट बाहर निकाल सके और प्योर ब्लड डाल सके। उसके अलावा आईवी फ्लूइड भी देने पड़ सकते हैं। डोपामिन, डायूरेटिक ये हम देते ही हैं। अब वो कौन कौन से फूड खा सकता है और कौन कौन से फूड उसको अवॉइड करने हैं, तो ये ध्यान रखना। मैंने बताया भाई पोटेशियम बॉडी में ज्यादा है तो ऐसे फूड लेने हैं जिसमें पोटेशियम कम हो। ऐसा कोई फूड नहीं लेना जिसमें पोटेशियम ज्यादा हो। तो लो पोटेशियम फूड लेना है। ऐसा फूड लेना है जिसमें पोटेशियम कम होता है, जैसे एप्पल है, कैबेज है, ग्रेप्स है, स्ट्रॉबेरीज है। और लो सॉल्ट, क्योंकि पेशेंट को हाइपरटेंशन है, पेशेंट की बॉडी में फ्लूइड बढ़ा हुआ है तो पेशेंट की बॉडी में बीपी भी बढ़ा हुआ है। और तुम्हें पता है नमक अगर खाओगे, मैंने बताया ना सोडियम, पानी का प्यार सोडियम से, तो तुम ऊपर से सॉल्ट का मतलब क्या हुआ, सोडियम हुआ। तो सोडियम तुम खाओगे तो सोडियम तो बीपी को और बढ़ाएगा, ठीक है। तो सोडियम नहीं लेना, यानी बीपी पेशेंट, जिन पेशेंट्स का बीपी ज्यादा होता है उनको हम नमक कम लेने के लिए बोलते हैं, या तो अवॉइड करने के लिए बोलते हैं या उसको हम कम लेने के लिए बोलेंगे। जितना हो सके उतना नमक कम खाना है, क्योंकि नमक इज लाइक का सोडियम। और मैंने बताया सोडियम बढ़ता है, वाटर बढ़ता है, बीपी बढ़ता है, सब इकट्ठे ही बढ़ते हैं, ठीक है। कौन कौन से फूड नहीं खाने बता दिया मैंने। सॉल्टी फूड्स नहीं खाने होते हैं और फॉस्फोरस रिच फूड भी कम ही खाने होते हैं, जैसे मिल्क है, चीज है, पीनट बटर है, इनका भी इंटेक हमें कम ही करना होता है। नर्सिंग इंटरवेंशन की अगर मैं बात करूं, इनटेक आउटपुट मेंटेन करना है, देखना है पेशेंट कितना फ्लूइड ले रहा है और कितना फ्लूइड उसकी बॉडी से बाहर निकल रहा है। इससे ये पता लगेगा कि जो किडनीज है वो किडनी जो है वो प्रॉपरली फंक्शन कर रही है कि नहीं कर रही है। तो कितना फ्लूइड उसने इनटेक किया और कितना फ्लूइड उसको बॉडी से बाहर निकल रहा है वो देखना है। जो लैब रिजल्ट है उनको हमें अच्छे से मॉनिटर करना है, ठीक है। हाइपरकैलीमिया देखना है, सिम्टम्स देखने हैं पेशेंट को कि भाई हाइपरकैलीमिया वाले सिम्टम्स तो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि पेशेंट की बॉडी के अंदर पोटेशियम का लेवल जो है वो बढ़ा हुआ है। तो ये देखेंगे पेशेंट के अंदर हाइपरकैलीमिया वाले सिम्टम्स तो नहीं आ रहे हैं, जैसे मेलेज है, एनोरेक्सिया है, मसल वीकनेस है। ईसीजी में काफी चेंजेस देखने को मिलते हैं। ईसीजी के चेंजेस में तुम्हें बताऊंगी कि अगर पेशेंट के अंदर हाइपरकैलीमिया है तो ईसीजी में उसको क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे।
उसके अलावा अगर पेशेंट डायबिटिक है तो उसमें हमें ये भी देखना है कि वो हाइपर या हाइपोग्लाइसीमिया में तो नहीं हो रहा है। उसके न्यूट्रिशन को मेंटेन करेंगे, जैसा कि मैंने तुम्हें बता दिया कौन कौन सा कैसे फूड लेना है, सेफ्टी मेजर्स देखना है, माउथ केयर करनी है, डेली उसका वेट असेस करना होता है पेशेंट का, देखना है भाई उसके हार्ट फेलियर के साइंस तो नहीं है, क्योंकि जैसा कि बीपी बढ़ा हुआ है, पोटेशियम का लेवल बढ़ा हुआ है, तो ये दोनों ही चीजें जो हैं ये हार्ट फेल कर सकती हैं, रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। तो ये भी हमें देखना है। उसकी स्किन इंटीग्रिटी, जैसा मैंने सिम्टम में बताया, पिटैची देखने को मिलता है, ब्रूशिंग देखने को मिलती है, तो स्किन इंटीग्रिटी भी चेक करनी है कि उसकी स्किन इंटीग्रिटी कैसी है। अब कैसे अपनी किडनी की केयर हम कर सकते हैं ताकि ऐसी सिचुएशन हमारे साथ कभी ना हो, किडनी फेलियर जैसी चीज हमें कभी ना फेस करनी पड़े। तो इसके लिए हमेशा ध्यान रखना, एक तो हमें हमेशा अपना रेगुलर चेकअप करवाते रहना चाहिए। हमेशा एनुअली एक बार अपना फुल बॉडी चेकअप जरूर करवाएं, ताकि कोई भी अगर बीमारी है अगर है तो वो टाइम पर हमें डायग्नोज हो जाए, ताकि जो है हम उसका प्रॉपरली ट्रीटमेंट ले सकें। क्योंकि क्या होता है ना कि छोटी छोटी चीजों को हम इग्नोर कर देते हैं, बाद में फिर वो कोई बड़ी चीज निकल के आती है। इससे बेहतर है कि एनुअली अपना चेकअप करवाते रहें। डायबिटिक पेशेंट अगर है तो अपने डायबिटीज को मेंटेन करके रखें, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट के अंदर किडनी फेलियर होने का रिस्क रहता है। उसके अलावा अपना जो ब्लड प्रेशर है हमेशा उसको हेल्दी मेंटेन करके रखें, बीपी को कभी भी ज्यादा फ्लक्चुएट ना होने दे, हमेशा उसको नॉर्मल मेंटेन करके रखें। जो भी मेडिकेशंस डॉक्टर ने बोली है उनको टाइम से उसका इंटेक करना है। अगर नो योर फैमिली किडनी हेल्थ हिस्ट्री, अगर फैमिली में किसी को किडनी फेलियर जैसी कोई भी हिस्ट्री है तो उसके बारे में भी पता होना चाहिए। और स्मोकिंग जो है नहीं करनी है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है नहीं करनी है, क्योंकि इसकी वजह से भी किडनी फेल होने का बहुत ज्यादा रिस्क रहता है। अब हम पढ़ेंगे क्रोनिक किडनी फेलियर के बारे में कि क्रोनिक किडनी फेलियर कैसे है। जैसा मैंने बताया था, जो एक्यूट है वो सडनली हो रहा था, क्रोनिक जो है वो धीरे धीरे होता है। तो क्रोनिक कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। एक तो ग्रेजुअल क्रोनिक किडनी फेलियर जो वो धीरे धीरे होता है, दूसरा इरिवर्सिबल लॉस ऑफ किडनी फंक्शन। इरिवर्सिबल का मतलब होता है जो दोबारा रिवर्स नहीं हो सकता, मतलब एक बार अगर किडनी फेल हो गई तो हो गई, दोबारा ठीक नहीं हो सकती। परमानेंट इरिवर्सिबल डिस्ट्रक्शन ऑफ द नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स मैंने तुम्हें बताया था किडनी के अंदर होते हैं, ठीक है, किडनी होती है, किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं जो फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, ठीक है, जो यूरिन की फॉर्मेशन का काम करते हैं, फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, फिल्ट्रेशन का बेसिकली काम करते हैं। तो उनकी डिस्ट्रक्शन हो गई है, जिसकी वजह से हमारे जो रीनल के फंक्शन थे सिवियरली डिटेरियोरेट हो चुके हैं, मतलब सिवियरली डिक्रीज हो चुके हैं, कोई काम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से एंड स्टेज रीनल डिजीज देखने को मिलती है। एंड स्टेज रीनल डिजीज का मतलब होता है कि अब तो किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, उसके अलावा कोई ट्रीटमेंट काम नहीं करेगा क्रोनिक किडनी फेलियर के अंदर। तो क्रोनिक किडनी फेलियर एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर पेशेंट के जो किडनी के फंक्शंस होते हैं वो परमानेंटली खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल पेशेंट की एक स्टेज आती है जिसको हम बोलते हैं एंड स्टेज किडनी फेलियर की। ये बिल्कुल एंड स्टेज है किडनी फेलियर की। इसके बाद तो किडनी ट्रांसप्लांट करना इज ओनली ऑप्शन, एक ही ऑप्शन है कि इसके बाद तो किडनी ट्रांसप्लांट ही करना पड़ेगा। तो क्रोनिक किडनी फेलियर के अंदर क्या हुआ, नेफ्रॉन्स किडनी के प्रॉपर इरिवर्सिबल डिस्ट्रक्शन, मतलब ऐसी डिस्ट्रक्शन हो गई वो दोबारा ठीक नहीं हो सकते, जो मर्जी कर लो, किडनी के फंक्शन सिवियरली डिटेरियोरेट हो चुके हैं और वहां तक पहुंच चुके हैं जहां से वो रिवर्सिबल नहीं हो सकते, एंड स्टेज किडनी डिजीज तक पहुंच गए। इसमें जो हमारा फिल्ट्रेशन रेट होता है ना वो 60 ml से भी कम होता है। नॉर्मल फिल्ट्रेशन रेट जो हमारा होता है वो होता है 125 पर मिनट होता है, लेकिन इसके अंदर जो है 3 महीने हो चुके हैं, 3 महीने से उसका जो GFR होता है वो नॉर्मल नहीं चल रहा, उसको लेस देन 60 यानी 50% डिटेरियोरेट हो चुका है। नॉर्मल हमारा फिल्ट्रेशन रेट जो है वो 125 होना चाहिए, लेकिन पेशेंट के अंदर 3 महीने से 60 ml से भी कम देखने को मिलता है। किडनी वर्क टू फिल्टर वेस्ट। नॉर्मली क्या होता है, किडनी जो है वो वेस्ट को बाहर निकालने का काम करती है, जो भी हमारे ब्लड के अंदर एक्सेस फ्लूइड है उस फ्लूइड को बाहर निकालने का काम करती है। वो जो फ्लूइड यूरिन की फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर निकलता है, जिसके अंदर वेस्ट होता है हमारी बॉडी का। तो GFR क्या होता है, GFR जो है वो हमें ये बताता है कि हमारी जो किडनी है वो कितना फिल्ट्रेशन कर रही है। ऑब्वियसली मैंने बताया जैसे कि भाई ये ग्लोमेरुलस होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ये होता है ग्लोमेरुलस। इसके अंदर से जो कंटेंट फिल्टर होता है ना, जिस रेट से वो फिल्टर होता है उसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अगर हमारी किडनी ढंग से काम कर रही होगी तो हमारा जो फिल्ट्रेशन रेट होता है वो नॉर्मल होगा 125। अब वो काम नहीं करेगी तो इसमें से फिल्ट्रेशन कम होगा, फिल्ट्रेशन कम होगा तो फिल्ट्रेशन रेट कम होगा। तो वही होता है GFR हमें ये बताता है कि हमारी किडनी जो है वो कितना फिल्टर कर पा रही है, वो हमें ये बताता है। कारण क्या क्या हो सकते हैं,
5 साल से कम वाले बच्चों में अगर क्रोनिक किडनी फेलियर देखा गया तो उसका कारण तो कॉन्जेनाइटल एनोमेलीज ही हो सकती है कि बाय बर्थ ही उसको कोई ना कोई बीमारी है, बाय बर्थ ही उसकी किडनी जो है वो किडनी में प्रॉब्लम है उसके। अगर 5 साल के बाद हो रहा है, 5 साल से पहले किडनी फेल हो गई है तो इसका मतलब तो वही है भाई उसको बाय बर्थ ही बीमारी है। 5 साल के बाद अगर हो रहा है तो हो सकता है किडनी की कोई ना कोई डिजीज हो रखी हो, कुछ हेरिडिटरी डिजीज हो। हेरिडिटरी का मतलब होता है पेरेंट्स के अंदर थी इसीलिए हमारे अंदर भी आ गई है, ठीक है। कोई भी कॉन्जेनाइटल एनोमेली हो सकती है, या फिर अगर किसी को एक्यूट किडनी फेलियर हो रखा है तो उसको क्रोनिक हो सकता है अगर उसने ट्रीटमेंट नहीं लिया। जैसे मैंने बताया था कि अगर हम एक्यूट को ट्रीट नहीं करते हैं तो वो क्रोनिक की तरफ प्रोग्रेस करेगा। अगर उसको क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, यानी बहुत टाइम से उसके जो ग्लोमेरुलस है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो रखी है, अगर पेशेंट को हाइपरटेंशन है, अगर पेशेंट को डायबिटीज है, अगर उसको कोई ऑटो इम्यून बीमारी है, या फिर अगर जो पेशेंट है उसकी किडनी के अंदर बहुत सारे सिस्ट बने हुए हैं, उस केस में भी हमें देखने को मिल सकता है। स्टेजेस की अगर मैं बात करूं तो चार स्टेजेस होती है। पहली स्टेज आती है जिसमें पेशेंट जो वो रिस्क पे होता है क्रोनिक किडनी फेलियर के। तो इसमें ये होता है कि जो उसका GFR होता है ना वो मोर देन 90 ml पर मिनट तो आता ही है। मतलब नॉर्मल मैंने बताया, नॉर्मल जो है ये 125 होता है, नॉर्मल जो है वो 125 होता है, लेकिन इसमें जो पेशेंट है, पेशेंट के अंदर हमें 90 ml यानी नॉर्मल से तो कम ही देखने को मिलता है। सेकंड स्टेज आता है माइल्ड क्रोनिक किडनी डिजीज के अंदर। इसमें क्या होता है, जो GFR का जो रेट होता है वो 60 से 89 होता है। फिर आता है मॉडरेट, उसमें 15 से 29 होता है। फिर आता है लेस देन 15, यानी अब जो है ना अब एंड स्टेज आ चुकी है। जब GFR लेस देन 15 आ जाए ना तो मतलब अब एंड स्टेज है, अब कुछ नहीं हो सकता, अब सिर्फ एक ही ऑप्शन है, किडनी ट्रांसप्लांट। अब एंड स्टेज आ गई है, पेशेंट की किडनी की एंड स्टेज आ चुकी है। इसके क्या क्या सिम्टम है? पेशेंट के अंदर सिवियर वेट लॉस देखने को मिलेगा, पेशेंट के अंदर सिवियर वेट लॉस देखने को मिलता है, पेशेंट के अंदर वीकनेस, फटीग देखने को मिलेगी, मसल क्रैम्प्स देखने को मिलते हैं बहुत ज्यादा, इजीली ब्रशिंग मतलब कि बहुत जल्दी उसको जैसे चोट लग जाना, रगड़ लग जाना होता है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी देखने को मिलती है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी का मतलब होता है कि जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर जितनी भी हमारी नर्व्स होती है, पेरिफेरल नर्व्स होती है, वो डैमेज हो जाती है। जो हमारे ब्रेन और जो हमारी किडनी के आउटसाइड में जो नर्व प्रेजेंट होती है वो नर्व जो है वो डैमेज हो जाती है। ट्रबल कंसंट्रेट, पेशेंट कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, भूख नहीं लगेगी, वॉमिटिंग होगी, बहुत ज्यादा प्यास लगेगी उसको। उसके अलावा जो स्किन है, स्किन का कलर जो है वो डार्क भी हो सकता है, लाइट भी हो सकता है। ये सारे सिम्टम्स थे एंड स्टेज के। फिर आता है हमारे पास डायग्नोसिस। डायग्नोसिस की अगर मैं बात करूं, वही ब्लड एग्जामिनेशन करते हैं इसमें पेशेंट का हीमोक्रिट लेवल जो है वो हमें कम देखने को मिलेगा, क्योंकि किडनी जो है वो फेल हो चुकी है, फिल्ट्रेशन रेट जो है कम हो चुका है। दूसरा जो किडनी होती है ना, आरबीसी को बनाने के लिए एक हार्मोन होता है जिसका नाम है अरिथ्रोपोएटिन नामक ये एक हार्मोन होता है जो हमारा किडनी एक्सक्रीट करती है और ये आरबीसी को बनाने का काम करती है। अब अगर किडनी जो है वो काम नहीं करेगी तो ये हार्मोन नहीं बनेगा, तो आरबीसी का लेवल भी कम देखने को मिलेगा। इसलिए लिखा है डिक्रीज हेमोक्रिट, ठीक है। हेमोक्रिट भी कम देखने को मिलेगा, H भी कम देखने को मिल रहा है, सोडियम, कैल्शियम, HCO3, पोटेशियम, फोस्फोरस ये सब बढ़ते हैं। कैल्शियम कम होता है, कैल्शियम हाइपोकैल्शियमिया देखने को मिलता है। बाकी ये सारी चीजें बढ़ेगी, ठीक है। कैल्शियम तो कम होता है, बाकी ये सारी चीजें बढ़ती है। रीनल फंक्शन टेस्ट करना होता है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बढ़ेगा, यूरिक एसिड बढ़ेगा, क्रिएटिनिन बढ़ेगा, ये सारा वेस्ट है, ये सब वेस्ट है, ये बढ़ता है। यूरिन का टेस्ट करना पड़ता है हमें, प्रॉपर यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी देखेंगे कि उसमें क्रिएटिनिन कितना है, टोटल आउटपुट कितना है, पेशेंट का एक्सरे करते हैं। उसके अलावा हम देखेंगे भाई उसके हैंड है, नी है, पेल्विक है, स्पाइन है, कहीं पर भी कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है। ईसीजी करते हैं, कॉम्प्लिकेशंस देखेंगे कि कितनी क्या कॉम्प्लिकेशंस है, और कोई एबनॉर्मल फाइंडिंग तो नहीं है। एसिडोसिस देख लेंगे, फ्लूइड इम्बैलेंस देखते हैं, इंसुलिन का रेजिस्टेंस भी देख लेते हैं। सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सिम्टम्स की अगर मैं बात करूं तो क्रोनिक किडनी फेलियर में क्या होता है कि क्रोनिक किडनी फेलियर में क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर अब जो वेस्ट है ना वो बहुत बढ़ा हुआ है, और दूसरा जो फ्लूइड है वो बढ़ा हुआ है। ये दोनों की दोनों चीजें क्या होता है ना, ये दोनों की दोनों चीजें जो है हमारी बॉडी के हर ऑर्गन में जाके डिपॉजिट होती है। जैसे कि ये वेस्ट है, ये हमारे नर्वस सिस्टम में जाके डिपॉजिट होता है, ये हमारे कार्डियोवास्कुलर में डिपॉजिट होता है, ये हमारे रेस्पिरेटरी में डिपॉजिट होता है, ये हमारे स्किन में डिपॉजिट होता है, जिसकी वजह से स्किन जो है वो डार्क हो जाती है, स्किन जो है वो इजीली जो है उसमें घाव हो सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि फ्लूइड बढ़ रहा है तो फ्लूइड भी जगह जगह जाके डिपॉजिट होता है, जिसकी वजह से हमें पेशेंट के अंदर अडीमा देखने को मिल रहा था, तो बेसिकली कहने का मतलब है कि ये क्रोनिक है, ये लंबे टाइम से चलती आ रही है, जिसकी वजह से इन दोनों चीजों के वेस्ट और फ्लूइड की वजह से हर ऑर्गन इससे अफेक्ट होता है, क्योंकि ये हर ऑर्गन में जाके डिपॉजिट होते हैं, तो हर ऑर्गन अफेक्ट होता है और हर सिस्टम के हमें सिम्टम देखने को मिलते हैं।
जैसे बताया नर्वस सिस्टम। अब ये जो वेस्ट है, जो ये ब्लड, यूरिया, नाइट्रोजन, क्रिएटिनिन, ये जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है, जब ये जाके ब्रेन में डिपॉजिट हो जाएंगे तो हमें डिसओरिएंटेशन देखने को मिलेगा। पेशेंट को आसपास की सराउंडिंग का नहीं पता होगा कि मेरे आसपास में क्या चल रहा है। पेशेंट को दौरे पड़ेंगे, सीजर्स आएंगे, पेशेंट को कंफ्यूजन रहेगा, पेशेंट को हेडेक रहेगा, पेशेंट को टैक्सिया रहेगा, स्टेरेक्सिस रहेगा। कार्डियोवास्कुलर की अगर मैं बात करूं तो अगर वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में जाके डिपॉजिट हो रहा है तो कार्डियक डिसरिथमिया देखने को मिलेगा। ठीक है, हमारा जो हार्ट है वो टाइम पे पंप नहीं कर पाएगा ढंग से, हार्ट फेल हो सकता है। पेरिकार्डियल इफ्यूजन देखने को मिल सकता है, यानी कि जो हमारी हार्ट के बाहर जो लेयर होती है पेरिकार्डियम की, उसके अंदर फ्लूइड भर जाएगा। हाइपरटेंशन ऑब्वियसली देखने को मिलेगा। रेस्पिरेटरी में भी देखने को मिलेगा कोस्मोल रेस्पिरेशन। कोस्मोल का मतलब होता है कि क्योंकि एसिडोसिस हो रखा है तो जो पेशेंट होता है वो बहुत ही रैपिड और डीप ब्रीदिंग करता है, ताकि जितनी ज्यादा CO2 वो बाहर निकाल सकता है उतनी वो बाहर निकाल ले, और जितनी O2 वो ले सकता है उतनी ऑक्सीजन वो ले। तो कोस्मोल रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। हेलिटोसिस का मतलब होता है ब्रीद में से बैड स्मेल आना। डिस्निया, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। टैकीपिनिया मतलब इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट। पल्मरी एडिमा देखने को मिलेगा, क्योंकि फ्लूइड बढ़ा हुआ है तो फ्लूइड जाके डिपॉजिट हो जाएगा। क्रैकल साउंड देखने को मिलती है। प्लूरल इफ्यूजन का मतलब होता है कि जो हमारे लंग्स है, लंग्स के बाहर जो स्पेस होता है, ये होती है प्लूरल कैविटी, इसके अंदर फ्लूइड भर जाता है, इसको बोलते हैं प्लूरल इफ्यूजन। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग देखने को, मतलब सेक्सुअली डिसफंक्शंस देखने को मिलेंगे। इजैकुलेटरी डिसफंक्शनिंग देखने को मिलती है। जो पेशेंट होता है वो उसको इजैकुलेशन में उसको प्रॉब्लम हो सकती है। स्टरलिटी, इनफर्टिलिटी देखने को मिलती है। स्टरलिटी का मतलब होता है कि जो पेशेंट है ना वो कंसीव ही नहीं कर सकता, क्योंकि उसके जो एग और जो स्पर्म है वो उसमें फ्यूजन नहीं हो पाता। ठीक है, ड्यू टू फेलियर ऑफ द एग एंड स्पर्म फ्यूजन। जो एग और जो स्पर्म है वो फ्यूजन नहीं कर पाते साथ में, जिसकी वजह से पेशेंट कभी कंसीव ही नहीं कर पाएगी। और इनफर्टिलिटी का मतलब होता है कंसीव तो कर लेगी लेकिन प्रेगनेंसी को कैरी नहीं कर पाएगी। मतलब फर्टिलाइजेशन तो होगा लेकिन प्रेगनेंसी को कैरी नहीं कर पाएगी। सिर्फ फर्टिलाइजेशन ही होगा, प्रेगनेंसी को कैरी नहीं कर पाएगी वो। ठीक है, आगे प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं कर पाएगी। स्टेरिलिटी में तो वो कंसीव कर ही नहीं सकती। इनफर्टिलिटी में अगर मान लो फर्टिलाइजेशन हो भी गई तो भी वो प्रेगनेंसी आगे कैरी नहीं कर पाएगी। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में फिर हमें नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, एनोरेक्सिया देखने को मिलता है। मस्कुलोस्केलेटल में मसल क्रैम्पिंग, टिटैनी किस वजह से देखने को मिलेगी? क्योंकि पोटेशियम का लेवल बढ़ा हुआ है, कैल्शियम का लेवल कम हो रखा है। मसल पेन, ऑस्टियोपोरोसिस। इंटेग्यूमेंटरी सिस्टम, क्योंकि स्किन के अंदर वेस्ट डिपॉजिट होता है तो हमें इचिंग देखने को मिलती है। स्किन में बहुत ज्यादा इचिंग होती है और नेल कटिंग देखने को उसके अलावा कॉम्प्लिकेशंस की अगर मैं बात करूं तो एजोटीमिया का मतलब होता है इंक्रीज वेस्ट प्रोडक्ट। हमारी बॉडी में वेस्ट बढ़ रहा है, इसको हम बोलते हैं एजोटीमिया। एसिडोसिस देखने को मिलेगा, बता दिया क्यों देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है क्योंकि फ्लूइड का लेवल बढ़ा हुआ है। ठीक है, और कार्डियक फेलियर भी हो सकता है, उसको हाइपरटेंशन हो सकती है, उसको अनीमिया हो सकता है, क्योंकि मैंने बताया कि पेशेंट की जो किडनी है क्योंकि वो फेल हो गई है तो वो एक हार्मोन होता है जिसका नाम था एरिथ्रोपोएटिन। वो एरिथ्रोपोएटिन का काम क्या था? आरबीसी को बनाना, आरबीसी को बनाने का काम था। तो अगर किडनी फेल हो गई तो एरिथ्रोपोएटिन रिलीज नहीं होगा, एरिथ्रोपोएटिन रिलीज नहीं होगा तो आरबीसी नहीं बनेगी और पेशेंट के अंदर अनीमिया देखने को मिलेगा। दूसरा, अगर प्री रीनल कोज हुआ, अगर किडनी की ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हो रखी है, उस केस में भी अनीमिया देखने को मिलेगा। ग्रोथ रिटार्डेशन देखने को मिलेगा। सेक्सुअल मैच्योरेशन डिले होगी क्योंकि सेक्सुअलिटी में भी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। अब जो इसके इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं, जो किडनी फेलियर में सिम्टम्स आ रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कैसे कैसे मैनेज कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने बताया भाई पेशेंट की बॉडी में फ्लूइड ओवरलोड हो रहा है क्योंकि उसका यूरिन आउटपुट कम है, यानी हाइपरवोलीमिया मतलब इंक्रीज इन फ्लूइड, और क्योंकि फ्लूइड बढ़ रहा है इसलिए हाइपरटेंशन हो रहा है। तो इसको कैसे ठीक करेंगे? तो अब ये हो क्यों रहा है? क्योंकि मैंने बताया किडनी फेल हो गई तो यूरिन आउटपुट कम आ रहा है और बॉडी के अंदर फ्लूइड बढ़ रहा है। तो सिम्टम्स में जैसे मैंने बताया हाइपरवोलीमिया हो रहा है क्योंकि फ्लूइड बढ़ रहा है, इसको बोलते हैं हाइपरवोलीमिया। बीपी बढ़ रहा है। एडिमा क्योंकि फ्लूइड कहीं ना कहीं जाके डिपॉजिट हो रहा है, फ्लूइड कहीं ना कहीं जो हमारी कैविटीज है वहां जाके डिपॉजिट हो रहा है, तो एडिमा भी देखने को मिलेगा। इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं मैंने बताया था, पहले ही बता दिया था मैंने। अगर फ्लूइड बढ़ रहा है तो फ्लूइड को बॉडी से बाहर निकालने के लिए हम देते हैं डायूरेटिक्स, ये एक्सेस फ्लूइड को बॉडी से बाहर निकाल देती है। दूसरा, अगर हाइपरटेंशन है, बीपी बढ़ा हुआ है तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स दे देंगे, ये बीपी को कम करने का काम करती है। दूसरा, मैंने बताया बॉडी में पोटेशियम का लेवल भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ओलिग्यूरिया, यूरिन का अमाउंट कम है। यूरिन का अमाउंट कम होने की वजह से जो एक्स्ट्रा पोटेशियम था वो बॉडी से बाहर नहीं निकल पाएगा, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर पोटेशियम का लेवल बढ़ेगा। तो इसमें पोटेशियम के लेवल बढ़ने की वजह से एक तो हमें डायरिया देखने को मिलता है, एक हमें हार्ट की प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती हैं। ठीक है। दूसरा, अगर पेशेंट की बॉडी के अंदर पोटेशियम का लेवल बढ़ रहा है तो ईसीजी में क्या क्या बदला?
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंट्रेंस एग्जाम में, इसमें से तो क्वेश्चन आता ही आता है। और पोटेशियम का सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि हाइपरकैलिमिया या हाइपोकैलिमिया में ईसीजी में क्या क्या चेंज देखने को मिलते हैं। तो ईसीजी अगर पोटेशियम का लेवल बढ़ा हुआ है तो ईसीजी में क्या क्या देखने को मिलेगा। देखो ये जो है ना, ये है नॉर्मल ईसीजी, ठीक है। ये जो है ना, इसको हम बोलते हैं पी वेव, ये होती है पी वेव, ठीक है। अब जो ये है ना, ये है क्यू, ये है आर और ये है एस। ये है क्यू, ये है आर और ये है एस, ठीक है। और जो ये पिंक दिख रहा है ना, इसको हम बोलते हैं टी वेव। तो ये होती है वेव ईसीजी के अंदर, ठीक है। ये होती है पी वेव येलो कलर वाली, ये ब्लू कलर वाली है क्यू आर एस। इसको इकट्ठा हम बोलते हैं क्यू आर एस, इकट्ठा हम इसको बोलते हैं क्यू आर एस। तो ये है क्यू आर एस। और जो पिंक कलर की तुम्हें दिख रही है, ये है टी वेव। तो ये पहले नॉर्मल, एबनॉर्मेलिटी से पहले नॉर्मल पता होना चाहिए। तो ये हमारी है नॉर्मल वेव, ठीक है। ये हमारी हो गई है नॉर्मल ईसीजी की वेव, कि नॉर्मल ईसीजी कैसे होती है। तो ये जो येलो कलर वाली है, इसको हम बोलते हैं पी वेव। ये जो ब्लू कलर वाली है, इसको हम बोलते हैं क्यू आर एस। और ये जो पिंक कलर वाली है, इसको हम बोलते हैं टी वेव, ठीक है। जैसे ये बता भी रखा है, येलो कलर वाली है पी वेव, ब्लू वाली क्यू आर एस और ये है टी वेव। अब ईसीजी में क्या बदलाव देखने को मिलेंगे अगर पेशेंट की बॉडी में पोटेशियम का लेवल बढ़ा हुआ है। सबसे पहले तो पी वेव जो है ना, वो उसकी फ्लैट आएगी। अगर उसका पोटेशियम का लेवल बढ़ा हुआ है तो ये जो पी वेव है ना, ये पी वेव ऐसे नहीं आएगी, ये पी वेव ऐसे आएगी, फ्लैट आएगी, ठीक है। नॉर्मल पी वेव कैसे आ रही है, ऐसे आ रही है, लेकिन इसमें पी वेव जो है वो ऐसे फ्लैट आएगी। दूसरा, क्यू आर एस वाइड हो जाएगा। अब नॉर्मल क्यू आर एस जो है ना, वो है ऐसे, लेकिन इसमें जो क्यू आर एस है वो वाइड मतलब होता है चौड़ा हो जाएगा। नॉर्मल जो हमारा क्यू आर एस होता है वो ऐसे आता है, लेकिन हाइपरकैलिमिया पोटेशियम के बढ़ने की वजह से ये वाइड हो जाएगा। तीसरी बात मैंने बताया था, ये एस है ना, ठीक है, ये क्यू था यहाँ पे, ये यहाँ पे आर था, ये यहाँ पे एस है और ये यहाँ पर टी था। तो अब ये जो एस टी है ना, ये एस टी कौन सा है, यहाँ पे एस है और यहाँ पे है टी, यहाँ से टी शुरू हो रहा है। तो ये जो सेगमेंट है ना, इसको हम बोलते हैं एस टी सेगमेंट। ये एस टी सेगमेंट ना, ये भी एलिवेट हो रखा होगा। नॉर्मली ये फ्लैट होता है, लेकिन हाइपरकैलिमिया में ये भी एलिवेट हो रखा होता है। उसके अलावा ये जो हमारी टी वेव होती है ना, ये टी वेव जो है नॉर्मली देखो कैसी है, टी वेव नॉर्मली होती है ऐसी, लेकिन इसमें ये एलिवेटेड होगी, टॉल होगी, एलिवेटेड होगी। तो ये होते हैं हाइपरकैलिमिया में। अब इसमें देखो, जैसे सबसे पहले बता दिया पीक टी वेव, ये देखो ये है टी वेव। एक सेकेंड, नॉर्मली जो टी वेव होती है ना, वो ऐसे होती है नॉर्मल में, लेकिन पोटेशियम का लेवल बढ़ रखा होगा ना, तो ये टी वेव ऐसी आएगी। तो इसको हम बोलते हैं टॉल टी वेव। जो टी वेव है वो टॉल यानी टॉल हो रखी है। दूसरा मैंने तुम्हें बताया, पी वेव जो है वो फ्लैट देखने को मिलेगी। जैसे ये देखो, पी वेव नॉर्मल पी वेव होती है ऐसी, ये नॉर्मल पी वेव है, लेकिन पी वेव जो है इसमें नहीं आएगी। पी वेव जो है इसमें फ्लैट देखने को मिलती है। तीसरा मैंने बताया, जो हमारा क्यू आर एस है वो वाइड देखने को मिलेगा। नॉर्मल क्यू आर एस देखो कैसा है, नॉर्मली क्यू आर एस ऐसा होता है, लेकिन इसमें जो क्यू आर एस होता है ना, वो ऐसे वाइड देखने को मिलता है। फिर ये ऐसे वाइड देखने को मिलता है, ठीक है। और एस टी एलिवेशन देखने को मिलेगा, यानी ये जो है यहाँ पर भी इस तरीके से छोटी सी वेव आएगी। इसको बोलते हैं, जो हमारा एस टी है, एस टी जो है वो नॉर्मली फ्लैट होना चाहिए, लेकिन इसमें वो थोड़ा सा ऐसे एलिवेटेड देखने को मिलेगा, यानी थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या क्या बताया, पी वेव आएगी फ्लैट नॉर्मल। पहले तो नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मली जो है ना, ये होती है पी वेव, फिर हम गए आगे, ये होता है क्यू आर एस, फिर ये हम गए आगे और यहाँ आती है हमारी टी वेव, ये होता है, ठीक है। ये होती है यहाँ पे पी वेव, ये होती है क्यू, ये होती है आर, ये होता है एस और ये होता है टी। अब हाइपरकैलिमिया में देखने को क्या मिलेगा, पी देखने को मिलेगी फ्लैट, पी तो होगी ही नहीं। ये जो क्यू आर एस है ना, ये देखने को मिलेगा वाइड। दूसरा जो ये एस टी है, एस और टी के बीच का ये जो स्पेस है, इसको हम बोलते हैं एस टी सेगमेंट। ये जो एस टी सेगमेंट है ना, ये भी हल्का सा एलिवेटेड देखने को मिलेगा। और जो ये टी वेव है, ये टी वेव जो है ये भी टॉल देखने को मिलेगी, ये भी टॉल देखने को मिलेगी। तो इस तरीके की ईसीजी देखने को मिलती है जब पोटेशियम का लेवल बढ़ा हुआ होता है। इसको रट लेना, इसको तो रट लेना, इसको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट कैसे करेंगे, पेशेंट को इंसुलिन और डेक्सट्रोज दे देते हैं। तो इंसुलिन क्या करता है ना, इंसुलिन क्या करता है, मैंने डायबिटीज की, अगर तुमने मेरी वीडियो देखी होगी उसमें मैंने बताया था, इंसुलिन क्या करता है, ये जो सेल है ना, सेल के अंदर ग्लूकोज को भेजने का काम करता है।
तो जब हम इंसुलिन के साथ डेक्सट्रोज देंगे तो ये क्या करेगा कि हमारे ब्लड के अंदर जो एक्सेस पोटेशियम है ना, उस पोटेशियम को भी सेल के अंदर भेज देगा। जब हम इंसुलिन के साथ डेक्सट्रोज देंगे तो वो क्या करेगा, हमारे ब्लड में जो एक्सेस पोटेशियम होगा उस पोटेशियम को वो सेल के अंदर भेज देगा, ताकि ब्लड में से हम पोटेशियम के लेवल को कम कर सके, क्योंकि पोटेशियम का लेवल जो है वो बढ़ा हुआ है। उसके अलावा पेशेंट को नेबुलाइजेशन भी करते हैं। उसके अलावा हम ये शैशे देते हैं पेशेंट को पॉलिस्टीरीन सल्फोनेट के, ये पोटेशियम बाइंडर्स होते हैं। ये क्या करते हैं, ये अपने साथ में पोटेशियम को बाइंड कर लेते हैं ताकि ब्लड में पोटेशियम जो है वो कम हो जाए। उसके अलावा कैल्शियम दे देंगे पेशेंट को। दूसरा, क्योंकि यूरिन आउटपुट कम है तो पेशेंट की बॉडी के अंदर मैग्नीशियम का लेवल भी बढ़ता है, क्योंकि यूरिन आउटपुट कम है। तो क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर मैग्नीशियम बढ़ रहा है, क्योंकि यूरिन आउटपुट कम है, वैसोडाइलेशन हो जाएगी। ये जो हमारी वेसल्स होती है ना, वेसल्स नॉर्मल मान लो इतनी है तो इसमें इतनी हो जाएगी, डायलेट हो जाएगी वेसल्स जो होती है। पेशेंट में ब्रैडीकार्डिया देखने को मिलेगा, यानी हार्ट रेट कम देखने को मिलेगी। ईसीजी चेंजेस भी देखने को मिलते हैं, कार्डियक में भी देखने को मिलेगा। सबका रीजन एक ही है, क्योंकि यूरिन कम है तो ट्रीटमेंट में डायूरेटिक्स दे दो ताकि अमाउंट बढ़े और पेशेंट जो है बॉडी के बाहर जो है वो मैग्नीशियम को निकाल ले। अगर सिवियरली हाइपर मैग्नीशियमिया है, अगर सिवियर मैग्नीशियम का लेवल बढ़ा हुआ है तो हम कैल्शियम ग्लूकोनेट दे सकते हैं, ये भी मैग्नीशियम के लेवल को कम करता है। फिर आता है फोस्फेटीमिया। फोस्फेट का लेवल ब्लड में बढ़ा हुआ होता है, इसमें भी हमें ईसीजी चेंजेस देखने को मिलेंगे। कार्डियक डिसअरिथमिया होगा, इसमें हाइपर फोस्फेटीमिया होगा, जिसकी वजह से हाइपोकैल्शियमिया तो है ही, वो तो मैंने तुम्हें बता ही दिया है। फोस्फेट बाइंडर्स दे देंगे, फोस्फेट बाइंडर भी अपने साथ फोस्फेट को बाइंड कर लेते हैं। उसके अलावा डायूरेटिक्स दे देंगे। हाइपोकैल्शियमिया बता दिया क्यों होता है, क्योंकि विटामिन डी जो है वो एक्टिवेट नहीं कर पा रही किडनी, जिसकी वजह से कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, और पेशेंट की बॉडी में क्योंकि हाइपोकैलीमिया भी है, पोटेशियम की भी कमी है। विटामिन के डेवलपमेंट देंगे, विटामिन डी के शैशे दे देंगे। विटामिन डी जो है वो क्या करेगा, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवा देगा, तो कैल्शियम जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। कैल्शियम की टेबलेट भी दे सकते हैं। कैल्शियम की कमी होने की वजह से पेशेंट में टिटैनी देखने को मिलता है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी हो रहा है पेशेंट के अंदर, क्यों, क्योंकि यूरिन आउटपुट कम है तो हाइड्रोजन आयन बॉडी से बाहर नहीं निकल रहा, और हाइड्रोजन आयन जो है वो क्या है, वो एसिड है। हाइड्रोजन आयन जो है वो क्या है, एसिड है। तो हाइड्रोजन बाहर नहीं निकलेगा, यानी एसिड बढ़ेगा बॉडी के अंदर। जब बॉडी में एसिड बढ़ेगा तो हमारी बॉडी उसको कंपनसेट करने की कोशिश करती है, तो हमारी बॉडी जो है वो कोस्मोल रेस्पिरेशन करती है, यानी डीप रेस्पिरेशन करेगी। डीप से क्या होता है, ऑक्सीजन जो है उसको ज्यादा से ज्यादा अंदर लेके CO2 जो है, CO2 को बॉडी से बाहर निकालेगी। CO2 जो है ना, CO2 भी एसिड होता है। CO2 जो होता है, CO2 एसिड होता है, तो ज्यादा से ज्यादा CO2 को बॉडी से बाहर निकालेगी ताकि बॉडी के अंदर एसिड के लेवल को वो कम कर सके। सोडियम बाइकार्बोनेट के इंजेक्शन भी लगा देते हैं। अनीमिया देखने को मिलेगा, क्योंकि किडनी जो है वो एरिथ्रोपोएटिन नामक मैंने बताया एक हार्मोन होता है, वो प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से अनीमिया देखने को मिलेगा। तो इसमें हमें बाहर से इसको हार्मोन को देना पड़ता है, एपोगिन नाम से आता है, हमें इसमें देना पड़ता है। ये ईसीजी मैंने बता दी है। नॉर्मल ईसीजी क्या होता है, ये होती है हमारी पी वेव, ये है नॉर्मल, ये पी, और ये है, ये हमारा यहाँ पे आता है क्यू, ये आता है हमारा आर, और ये आता है हमारा एस, और ये आता है हमारा टी, और ये होती है यू वेव। का भी कुछ लिमिटेड कंडीशन में ही देखने को मिलती है यू वेव। तो ये हमारी पी है, ये हमारा QRS है, ये हमारा नॉर्मल टी वेव है, और ये नॉर्मल यू वेव होती है। अब मैंने हाइपरकैली में तो तुम्हें बता दिया कि पोटेशियम का लेवल अगर बढ़ा हुआ है तो क्या होता है, हमारा पी वेव जो है वो फ्लैट आती है, पी और आर का सेगमेंट भी लंबा देखने को मिलता है, QRS हमारा वाइड हो जाता है, ये ST भी हल्का सा एलिवेटेड देखने को मिलेगा, और टी वेव जो है वो टोल देखने को मिलती है। अब अगर पोटेशियम का लेवल कम हो गया तो क्या होगा, तो ये जितनी भी तुमने कंडीशन पढ़ी ना, इसका उल्टा यहाँ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पी वेव फ्लैट थी, यहाँ पी वेव जो है वो ऊंची हो जाएगी, थोड़ी ऊपर की तरफ, स्लाइटली पिक्ड, थोड़ी सी ऊंची होगी, नॉर्मल से ऊंची होगी। नॉर्मल इतनी होनी चाहिए ना, नॉर्मल इतनी होनी चाहिए, पर इससे थोड़ी सी ऊपर होगी पी वेव। दूसरा ST, देखो यहाँ पर जो था ना, यहाँ पर ST एलिवेट था, जो ST था ये यहाँ पे है S और ये है T, तो इसको मैंने बताया, इसको हम इसको बोलते हैं ST। तो ST थोड़ा सा ऊपर एलिवेट हो रखा है। नॉर्मल देखो कैसा होता है, नॉर्मल ऐसा होता है, नॉर्मल बिल्कुल ऐसे फ्लैट होता है, लेकिन इसके अंदर जो है वो एलिवेट हो रखा है। तो दूसरी कंडीशन में क्या होगा, उसका उल्टा, इसमें एलिवेट हो रखा है, इसमें डिप्रेशन होगा। इसमें जो ST है ना वो डिप्रेशन होगा। नॉर्मली ST ऐसा होता है, हाइपर के अंदर ST ऐसा हो जाएगा, और इसके अंदर जो ST है वो ऐसा हो जाएगा, यानी डिप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मली ST ऐसा होता है, हाइपर में ST एलिवेट हो जाएगा, और हाइपो में ST डिप्रेशन में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ST डिप्रेशन। और उसके अलावा टी वेव जो है वो भी शैलो, मतलब होती है कम से कम टी वेव आएगी। इसमें जो टी वेव थी वो पीक पे थी, इसमें कम से कम टी वेव आती है।
हाइपोकैलीमिया में हमें यू वेव काफी प्रोमिनेंट देखने को मिलती है, नॉर्मली यू वेव देखने को नहीं मिलती। पर हाइपोकैलीमिया में पोटेशियम की जब कमी होती है ना, तो एक हमें यू वेव देखने को मिलती है, काफी प्रोमिनेंटली देखने को मिलती है, मतलब अच्छे से देखने को मिलती है ईसीजी के अंदर। इससे पता लग जाता है कि पेशेंट को जो है हाइपोकैलीमिया है, इससे पता लग जाता है कि पेशेंट को जो है वो हाइपोकैलीमिया है। ठीक है, तो हाइपो में क्या क्या देखने को मिलेगा, जो हमारा नॉर्मल कंडीशन में पी वेव ऐसी होती है, हाइपर कैलीमिया में पी वेव फ्लैट आती है, हाइपोकैलीमिया में जो पी वेव होती है वो थोड़ी और बड़ी आती है। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में हमारा जो एसटी सेगमेंट है वो ऐसे होता है, हाइपर कैलीमिया के अंदर जो एसटी सेगमेंट है वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, लेकिन हाइपो के अंदर एसटी सेगमेंट छोटा हो जाता है। ठीक है, क्यूआरएस नॉर्मल ऐसा होता है, हाइपर में क्यूआरएस जो है वो वाइड हो जाता है, इसके अंदर क्यूआरएस में ऐसा कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे हाइपोकैलीमिया में। नॉर्मली जो हमारा एसटी है वो ऐसे होता है। ठीक है, ऐसे होता है नॉर्मली, एसटी ऐसे होता है। हाइपर के अंदर जो एसटी होता है, एसटी में डिप्रेशन देखने को, सॉरी डिप्रेशन नहीं, एलिवेशन। हाइपर पोटेशियम का लेवल बड़ा होता है तो इसे एलिवेशन देखने को मिलेगा, और हाइपो में एसटी का डिप्रेशन देखने को मिलेगा। नॉर्मली टी वेव जो है वो ऐसे होती है, हाइपर के अंदर टी वेव काफी बड़ी आएगी, इसमें टी वेव हल्की सी, बिल्कुल हल्की सी आएगी। उसके अलावा यू वेव का किसी में कुछ नहीं है, हाइपो के अंदर यू वेव थोड़ी सी प्रोमिनेंट देखने को मिलती है। मैग्नीशियम की अगर हम बात करें, कैल्शियम की बात करते हैं पहले। अगर मान लो कैल्शियम बढ़ा हुआ है या कैल्शियम कम है, तो उसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो कैल्शियम अगर बढ़ा हुआ होता है ना, तो जैसे मैंने बताया ये होता है हमारा, ये हमारा था पी है, ये हमारा क्यू है और ये हमारा है आर। तो ये क्यू है और ये है टी। तो ये जो क्यू और टी है ना, ये देखो नॉर्मली देखो कितना है, नॉर्मल देखो ये हमारा है क्यू और ये हमारा टी है, तो नॉर्मली इसके बीच का डिस्टेंस देखो कितना कम होता है। लेकिन जब पोटेशियम का लेवल, कैल्शियम का लेवल बढ़ रखा होता है, तो इनका डिस्टेंस कितना लंबा हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं क्यू, क्योंकि ये क्यू है, और टी क्योंकि ये टी है। तो क्यूटी प्रोलोंगेशन, क्यूटी प्रोलोंग हो जाती है जब कैल्शियम का लेवल बढ़ा हुआ होता है। नॉर्मली जो क्यूटी है वो देखो कैसी है, और जब इसका लेवल बढ़ता है तो क्यूटी जो है वो प्रोलोंग हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर कैल्शियम कम है, कैल्शियम कम होता है, तो हमारा जो एसटी सेगमेंट है, ये जो एस है यहाँ पे है एस, यहाँ पे है एस, एक सेकंड, यहाँ पे है एस और यहाँ पे है टी। तो ये जो एसटी सेगमेंट है ना, ये शॉर्ट हो जाता है, ये एसटी सेगमेंट जो है ये शॉर्ट हो जाता है अगर पोटेशियम की कैल्शियम की कमी होती है। मैग्नीशियम का लेवल अगर बढ़ा हुआ है, तो उस केस में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, सेम वही पी वेव फ्लैट आएगी, जैसे हाइपर कैलीमिया में आ रही थी वैसे ही इसमें भी पी वेव फ्लैट आ रही है। प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल, उसमें भी इंटरवल लॉन्ग था। वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, उसमें भी कॉम्प्लेक्स था। टी वेव टॉल है, वहां पर भी थी, सेम है, लगभग सेम ही है। डाइटरी मैनेजमेंट क्या करोगे अब, तो सोडियम और पोटेशियम रेस्ट्रिक्ट करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि ओलिगूरिया है पेशेंट के अंदर, तो पेशेंट की बॉडी में ऑलरेडी कैल्शियम और पोटेशियम बढ़े हुए होते हैं, तो उसको कम करेंगे। फ्लूइड बहुत ज्यादा है तो फ्लूइड हमें कम से कम देना है, प्रोटीन कम से कम देना है, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड का ज्यादा इंटेक करना होता है। मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूँ तो टेम्परेरी मैनेजमेंट तो हम डायलाइसिस कर देते हैं, इस तरीके से होता है ये डायलाइसिस। देखो ये हो गया डायलाइसिस, ये जो है ना ब्लू लाइन तुम्हें दिख रही है, ब्लू लाइन के थ्रू जो है ना क्लीन ब्लड बॉडी के अंदर डाला जाता है, यहाँ से क्लीन ब्लड जो है वो बॉडी के अंदर डाला जाता है। और जो ये दूसरी लाइन दिख रही है, यहाँ से इम्प्योर ब्लड जो है वो बॉडी से निकाला जाता है। ठीक है, बॉडी के अंदर वो ब्लड जिसके अंदर बहुत ज्यादा वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकाला गया रेड लाइन से। फिर ये ब्लड जो है यहाँ पे पंप हुआ, यहाँ पे ये डाइसाइलेट सॉल्यूशन बना हुआ है, इसके अंदर इस ब्लड को प्योर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, और यहाँ से फिर ये प्योर ब्लड निकलता है और निकल के ये यहाँ हमारी बॉडी के अंदर दूसरे ओपनिंग से बॉडी के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये डायलाइसिस जो है ये काम करता है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, एक पाइप है, इस पाइप से इम्प्योर ब्लड जो बॉडी में वेस्ट वाला ब्लड है उसको बाहर निकाला गया, ब्लड यहाँ से पंप होते हुए इस डाइसाइलेट के अंदर गया, इसमें फिर ये प्योर में कन्वर्ट होता है। इस डाइसाइलेट के अंदर जो है मेन जो हमारी बॉडी को इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिए वो सारी चीजें इसके अंदर होती है। तो ये क्या करेगा, उस ब्लड के अंदर जो भी इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है बॉडी की वो मिक्स कर देगा, वेस्ट को बाहर निकाल देगा, वेस्ट को बाहर निकालेगा, वेस्ट जो है वो अपना चले जाएंगे, और ब्लड जो है फिर यहाँ से होते हुए दोबारा प्योर ब्लड जो है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। ये डायलाइसिस होता है। परमानेंट मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं, देखो ये जो डायलाइसिस है ना, ये टेम्परेरी मैनेजमेंट होता है। ये फिर जो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कई बार पेशेंट को वीकली कराना पड़ता है, कई बार
24 घंटे भी चल जाती है, कई बार हफ्ते में 2 बार, कई बार दिन में 2 बार करानी पड़ती है, तो टेम्परेरी मैनेजमेंट है। परमानेंट मैनेजमेंट तो किडनी ट्रांसप्लांट ही है, किडनी को ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, किसी और की किडनी डालनी पड़ती है। एक हेल्दी किडनी के लिए क्या क्या टिप्स होती है, कैसे हम अपनी किडनी को हेल्दी रख सकते हैं, कुछ तो मैंने अभी पहले भी बताए थे। जितने भी ओवर द काउंटर ड्रग्स, मतलब दवाइयां जितनी हो सके ना उतनी कम लो। हर दवाई का कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता ही है, जितनी हो सके उतनी दवाइयों को अवॉइड करना होता है। एंटीबायोटिक्स बहुत हैवी होती है, इसलिए जब भी एंटीबायोटिक्स लेते हैं उस टाइम खास ध्यान रखना होता है। हेल्दी खाना खाओ, फास्ट फूड अवॉइड करो। सॉल्ट का इंटेक जो है उस पर हमेशा ध्यान रखो कि तुम कितना नमक खा रहे हो, क्योंकि नमक ज्यादा नहीं खाना चाहिए, ज्यादा नमक खाने से बीपी बढ़ता है। जितना हो सके उतना पानी पियो, ताकि वेस्ट जो है वो यूरिन के थ्रू बाहर निकले, क्योंकि अगर हम पानी कम पियेंगे ना तो बॉडी में वेस्ट बढ़ेगा, तो वो वेस्ट को बाहर निकालने के लिए, अभी यूं तो नहीं है ना, अब जब यूरिन पास आउट करेंगे, यूरिन पास आउट में लिक्विड तो निकलेगा ना, वो लिक्विड कहाँ से आएगा, हम कुछ ड्रिंक करेंगे तभी तो यूरिन बनेगा, और यूरिन में वेस्ट मिक्स होके वो यूरिन बॉडी से बाहर निकलेगा। तो पानी ज्यादा पीना है, प्रॉपर एक्सरसाइज करनी है, अपने आप के जो है एनुअली स्क्रीनिंग करवाते रहना है, अल्कोहल का इंटेक नहीं करना है, स्मोकिंग नहीं करनी है, जितनी भी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हमें प्रॉपरली मैनेज करना होता है। इसी के साथ हमारा जो टॉपिक था किडनी फेलियर वो होता है खत्म। आपको समझ में आया होगा। कोई भी अगर डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन सिम्टम्स के साथ में इसकी मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। ईसीजी के जो चेंजेस हमने पढ़े वो बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट 1 लाइनर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो थैंक यू सो मच। मेरे लेक्चर को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियो को लाइक करो, नीचे कमेंट करो अगर आपको पसंद आ रही है वीडियोस, और इस तरीके की और वीडियोस अगर आप देखना चाह रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू सो मच।